अध्याय 1। बिस्मार्क युग में जर्मनी की विदेशी नीति। जर्मनीज फॉरेन पॉलिसी अंडर बिस्मार्क। फ्रांसीसी प्रशा युद्ध। संसार के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके तत्कालिक परिणाम इतने महत्वपूर्ण हों जितने सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के हुए। इस घटना के महत्व पर टिप्पणी करते हुए काउंट ब्यूस्ट ने कहा था, इस युद्ध से मानो यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक सरिता बह निकली है जिसने सारे यूरोप को आंदोलित कर दिया है। 1 दिसंबर 1870 को सीडान के मैदान में जो युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था वे एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध था। प्रशा के चांसलर ऑटो फॉन बिस्मार्क ने जिन जिन घटनाओं की कल्पना की थी, सेडान की विजय ने उन सारी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे दिया। जो जर्मनी सदियों से टुकड़े टुकड़े में विभक्त था और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर पिस मेटरनिक के शब्दों में केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन मात्र था, उसका राजनीतिक एकीकरण पूरा हो गया। इस समय से जर्मनी की तूती सारे यूरोप में बोलने लगी। अब जर्मनी यूरोपीय राजनीति और अंततः विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु हो गया। फ्रांसीसी प्रशा युद्ध से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने तक के काल में ऐसी कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं हुई जिसका जर्मनी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं रहा हो। वस्तुतः यूरोप के इतिहास में ये जर्मन प्राधान्य का युग था। फ्रांसीसी प्रशा युद्ध के परिणामों को कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस युद्ध ने यूरोप की उस राजनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया जो विगत 200 वर्षों से चली आ रही थी। 17वीं शताब्दी में जो 30 वर्षीय युद्ध 30 ईयर वॉर 1618 से 48 हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण जर्मनी अत्यंत कमजोर और जर्जर हो गया। जर्मनी की पड़ोसी राज्य, जिनमें फ्रांस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, अपनी आकांक्षाओं और स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगातार इसी प्रयास में लगे रहते थे कि जर्मनी हमेशा के लिए विभाजित और कमजोर देश बना रहे। फलतः वे निरंतर रिचेल्यू और माज़ारिन की आक्रामक फ्रांसीसी नीतियों का शिकार बना रहा। बीच बीच में उसे टुकड़े टुकड़े करने के उद्देश्य से फ्रांस की ओर से कई आक्रमण हुए। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वे कई बार नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों का शिकार हुआ और उसका एक वृहत भूभाग फ्रांस के कब्जे में आ गया। विदेशी आधिपत्य के इस अपमान की घड़ी में प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों में एक अस्थायी एकता की भावना आई। प्रशा और ऑस्ट्रिया ने कुछ क्षणों के लिए अपनी प्रतिद्वंदिता भूलकर तथा रूस एवं ब्रिटेन जैसे मित्र राज्यों का सहयोग प्राप्त कर नेपोलियन से जबरदस्त लोहा लिया और उसे पराजित किया। लेकिन वाटरलू में नेपोलियन की पराजय से जर्मनी की स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। जर्मनी की अंदरूनी दुर्बलता खत्म नहीं हो सकी। 1815 में जर्मन राज्यों का एक संघ अवश्य कायम हुआ, लेकिन वह काफी कमजोर था। इस राज्य संघ सरमैनिक कन्फेडरेशन में कुल मिलाकर 38 राज्य सम्मिलित थे, पर इसका संगठन सुदृढ़ नहीं था क्योंकि इसका प्रत्येक सदस्य राज्य एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र था। प्रशा और ऑस्ट्रिया इस संघ के 2 प्रमुख सदस्य थे, लेकिन उनकी पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के कारण जर्मनी एक शक्तिहीन देश बना रहा। ऑस्ट्रिया अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए चाहता था कि जर्मनी का संगठन बहुत ही कमजोर और ढीला ढाला रहे। जर्मनी में राष्ट्रवाद के सिद्धांत की विजय का अर्थ था ऑस्ट्रियन साम्राज्य का विनाश। अतः साम्राज्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रिया की ये निश्चित नीति थी कि वे किसी भी मूल्य पर जर्मनी की राजनीतिक एकता नहीं कायम होने दे। जर्मनी की राष्ट्रीय एकीकरण का एक ही उपाय था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी की राजनीति से किसी तरह अलग कर दिया जाए। जब तक ऑस्ट्रिया जर्मन राजसंघ का सदस्य बना रहेगा, तब तक जर्मनी का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को समझने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति बिस्मार्क था। 1842 में वे प्रशा का प्रतिनिधि बनकर फ्रैंकफर्ट असेंबली में गया। 1859 तक बिस्मार्क ने जर्मनी संघ में प्रशा का प्रतिनिधित्व किया। वहां उसने अनुभव किया कि ऑस्ट्रिया प्रशा का जबरदस्त दुश्मन है और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की एकता कायम करने के लिए उसको हराना आवश्यक है। पृष्ठ 2।
बिस्मार्क, जो अपने युग का सर्वश्रेष्ठ राजनेता था, 1862 में प्रशा का चांसलर प्रधानमंत्री बनाया गया। चांसलर बनने के बाद उसका एकमात्र यही उद्देश्य रहा कि प्रशा की सैन्य शक्ति बढ़ाकर ऑस्ट्रिया से लोहा लिया जाए और फिर युद्ध के मैदान में ऑस्ट्रिया को परास्त कर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम बनाया जाए। ऑस्ट्रिया को जर्मनी की राजनीति से अलग करने के लिए उसने सर्वप्रथम श्लेस्विग और होल्स्टेन नामक दो डचियों राज्यों का प्रश्न उठाया। उन डचियों पर वर्षों से डेनमार्क का राजनीतिक आधिपत्य था, किंतु होल्स्टेन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी। 1863 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन दशम ने इन दोनों डचियों को डेनमार्क में सम्मिलित करने की घोषणा की। होल्स्टेन के जर्मन निवासियों ने इसका घोर विरोध किया। प्रशा की ओर से भी इसका विरोध हुआ। जर्मनी संघ की ओर से बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया और प्रशा इन दो डचियों पर अधिकार करने के लिए डेनमार्क पर चढ़ाई कर दी। डेनमार्क हार गया और श्लेस्विग तथा होल्स्टेन के दोनों राज्य ऑस्ट्रिया और प्रशा के संयुक्त शासन में आ गए। डचियों के इस संयुक्त शासन की व्यवस्था ने ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध का बीज बो दिया। ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों बड़े भारी प्रतिद्वंदी थे। बिस्मार्क का अनुभव था कि इन दो राज्यों के शासन का सवाल लेकर भविष्य में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ सकता है, और उसका ये अनुमान एकदम ठीक निकला। डचियों को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। वे भीतर भीतर युद्ध की तैयारी करने लगे और प्रशा की सैन्य शक्ति जोर शोर से बढ़ाई जाने लगी। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क ने कूटनीतिक चाल से यूरोप के अन्य देशों से ये आश्वासन प्राप्त कर लिया कि जब प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ जाएगा तो वे तटस्थ रहेंगे। इस प्रकार हर तरह से बिस्मार्क ने स्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। अब केवल एक बहाना और उपयुक्त अवसर ढूंढना बाकी था। कुछ दिनों में एक बहाना मिल गया। बिस्मार्क ने प्रस्ताव किया कि जर्मन राज्य संघ को असेंबली के स्थान पर एक ऐसी जर्मन राष्ट्रीय संसद कायम की जाए जिसका चुनाव बालिग मत अधिकार के आधार पर हो। ऑस्ट्रिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। डचियों के प्रश्न पर पहले से ही झगड़ा था। प्रशा जर्मन संघ से हट गया और 1866 में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध करीब 7 सप्ताह तक चला। 3 जुलाई 1866 के दिन सेडवा के रणक्षेत्र में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा हराया कि सारा जर्मनी प्रशा के पांव पर लौटने लगा। कुछ ही दिनों में बिस्मार्क ने इस बात का फैसला करा दिया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया में से किसे जर्मनी का नेतृत्व करना है। ऑस्ट्रिया जर्मनी की राजनीति से अलग कर दिया गया। सेडवा युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी की एकता आधी से अधिक कायम हो गई। उत्तरी जर्मनी के राज्यों को मिलाकर प्रशा ने उत्तर जर्मन संघ कायम किया। अब केवल 4 दक्षिणी जर्मनी राज्य इस संघ के बाहर थे। उनके मिले बिना जर्मनी एकता अधूरी थी। पृष्ठ 3। जिस समय बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को पराजित करने की योजना बना रहा था, उस समय उसको सबसे अधिक डर फ्रांस का था। फ्रांस बराबर प्रशा की बढ़ती हुई शक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता था। अभी तक यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व था। उस समय फ्रांस का सम्राट तृतीय नेपोलियन था। वे स्वयं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये बात सहन नहीं कर सकता था कि प्रशा ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मनी की एकता कायम कर ले और फिर यूरोप में फ्रांस को चुनौती दे। बिस्मार्क इस बात को खूब अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसे नेपोलियन का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। अतः बिस्मार्क स्वयं फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय से मिलने गया। नेपोलियन से तरह तरह का अनुनय विनय करके बिस्मार्क ने उसका समर्थन प्राप्त कर लिया। नेपोलियन ने वादा किया कि वे ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में तटस्थ रहेगा। उसने सोचा कि प्रशा और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ते लड़ते थक जाएंगे और तब फ्रांस के लिए यूरोप पर अपना प्रभाव बनाए रखना सुगम हो जाएगा। ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार से नेपोलियन का ये स्वप्न टूट गया। सेडवा के मैदान में जब प्रशा की विजय हुई, तब नेपोलियन के सारे सुख स्वप्न मिट्टी में मिल गए। प्रशा की जीत ने नेपोलियन को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रशा दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। उसकी सेना यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली थी। फ्रांस की बगल में एक ऐसे नवीन राष्ट्र का उदय हो रहा था जो यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए फ्रांस से लोहा ले सकता था।
नेपोलियन अपने पड़ोस में इस प्रकार के शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव सहन नहीं कर सकता था। इधर इटली का भी एकीकरण हो चुका था और स्वतंत्र जर्मनी का निर्माण होने को था। ये तय था कि जिस रफ्तार से जर्मनी की प्रगति हो रही थी, उससे वे शीघ्र ही फ्रांस का भयंकर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। अतः फ्रांस में काफी घबराहट थी। फ्रांसीसी लोग कहा करते थे कि सेडेवा के मैदान में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि वास्तव में फ्रांस की पराजय हुई है। सेडेवा का समाचार सुनकर फ्रांस का प्रसिद्ध राजनेता तियर ने कहा था, सेडेवा में जो कुछ हुआ है वे फ्रांस के लिए अत्यंत ही चिंताजनक विषय है। पिछली 4 शताब्दियों में से फ्रांस के लिए इतनी घोर विपत्ति की कोई घटना नहीं घटी है। फ्रांसीसियों की दृष्टि में प्रशा का उत्कर्ष यूरोप के शक्ति संतुलन को नष्ट कर रहा था। नेपोलियन इस घटना से बहुत क्षुब्ध था। उसने समझा कि बिस्मार्क ने उसे चकमा देकर कूटनीतिक दाव पेंच में हरा दिया। अतः वह इस बात पर डटा हुआ था कि प्रशा की शक्ति को और अधिक नहीं बढ़ने दिया जाए। उसका एकमात्र उद्देश्य अब यही था कि प्रशा को प्रारंभ में ही नष्ट कर दिया जाए। कटुता और मनमुटाव के वातावरण में युद्ध के कारण आसानी से पैदा होते हैं। प्रशा और फ्रांस के हित आपस में टकरा रहे थे। ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध के अंत होने के बाद नेपोलियन ने बिस्मार्क से अपनी तटस्थता की कीमत मांगी, लेकिन बिस्मार्क इस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं था। वे बराबर बहाना करता रहा। बिस्मार्क निश्चित रूप से ये भी समझ गया था कि फ्रांसीसी प्रशा युद्ध अवश्यम भावी है। वह इसकी तैयारी करने लगा। उस समय प्रश्न था दक्षिणी के 4 जर्मन राज्यों बवेरिया, बाडेन, उर्टमबर्ग और हेसे डामेस्टाट का। अभी तक प्रशा के नेतृत्व में स्थापित जर्मन राज्य संघ से ये राज्य अलग थे। इनके बिना जर्मनी की एकता अपूर्ण थी। अतः बिस्मार्क इन्हें भी अपने संघ में मिलाना चाहता था, पर नेपोलियन इस बात पर तुला हुआ था कि वे किसी भी मूल्य पर इन राज्यों को जर्मन संघ में नहीं मिलने देगा, क्योंकि उसके विचार में ये चारों राज्य फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्र के प्रदेश थे। तनाव की ऐसी स्थिति में युद्ध का कारण खोज निकालना कोई कठिन काम नहीं था और अपनी कूटनीति की बदौलत बिस्मार्क ने फ्रांस को युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया। स्पेन की राजगद्दी का मामला लेकर दोनों देशों के बीच 19 जुलाई 1870 के दिन युद्ध छिड़ गया। युद्ध में फ्रांस बिल्कुल अकेला था। यूरोप का कोई भी देश फ्रांस की मदद करने वाला नहीं था। नेपोलियन को आशा थी कि दक्षिण जर्मन राज्य उसका साथ अवश्य देंगे, लेकिन उसकी इस आशा पर पानी अवश्य फिर गया। देशभक्ति और राष्ट्रीयता के प्रवाह में चारों दक्षिणी राज्य भी जर्मन संघ में सम्मिलित हो गए और इस तरह जर्मनी की एकता पूरी हुई। उधर फ्रांस के साथ युद्ध चल ही रहा था। प्रशा की सेना फ्रांस को कई बार हराया। 1 सितंबर 1870 को सीडान के मैदान में प्रशा ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया और सम्राट नेपोलियन को अपने 83,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। 10 मई 1871 को दोनों देशों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस को एक बहुत बड़ी रकम प्रशा को हर्जाना के रूप में देनी पड़ी। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि जब तक फ्रांस ये हर्जाना चुका न दे, तब तक जर्मन सेना उत्तरी फ्रांस पर अपना कब्जा कायम रखे। इसके अतिरिक्त फ्रांस को आल्सेस तथा लॉरेन के प्रांत भी, जहां लोहे और कोयले की बहुतायत थी, प्रशा को दे देने पड़े। पृष्ठ 4। फ्रैंकफर्ट संधि की ये शर्तें अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जमाने से ये परंपरा चली आ रही थी कि युद्ध के बाद विजेता राष्ट्र विजित देश पर अपनी शर्तें जबरदस्ती लाद देता था और पराजित देशों को उन सारी शर्तों को कबूल करना पड़ता था। लेकिन आल्सेस लॉरेन के प्रांतों का छीना जाना तथा उन्हें जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित किया जाना फ्रांसीसियों के लिए बड़ा ही कष्टदायक सिद्ध हुआ। उनकी दृष्टि से ये एक भयंकर जुर्म था। फुटनोट 1। आल्सेस लॉरेन को इस तरह जर्मनी में मिलाए जाने को प्रोफेसर मैंगसर ने मेजर साइकोलॉजिकल मिस्टेक इज मॉडर्न टाइम्स कहा है। बाय एन मैंगसर, द कमिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेज 19, नोट कंप्लीटेड। इसमें कोई संदेह नहीं कि आल्सेस और लॉरेन के बहुसंख्यक निवासी जर्मन भाषा बोलते थे और एक समय था जब ये प्रदेश जर्मन के अंग थे।
14वें लुई के समय में फ्रांस इन प्रदेशों को जर्मनी से छीन लिया था। बिस्मार्क के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि उसने केवल इन भूभागों को फ्रांसीसी चंगुल से मुक्त किया जिनको फ्रांस ने जबरदस्ती कमजोर जर्मन से छीन लिया था। फ्रांसीसी प्रशायुद्ध के समय जर्मनी के सैनिक अधिकारियों ने ये सुझाव दिया कि सामरिक दृष्टिकोण अर्थात फ्रांस के भावी आक्रमण से रक्षा के लिए इन प्रांतों को जर्मनी के साथ मिलाया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिस्मार्क के लिए भी स्थिति बड़ी कठिन है। आल्सेस लॉरेन पर कब्जा किए बिना वे बर्लिन नहीं लौट सकता था। यदि वे इन प्रांतों पर अधिकार नहीं करता तो जर्मन जनता और जर्मन संसद उसका घोर विरोध करती तथा उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क के समक्ष कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसके विपरीत ये कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के आल्सेस लॉरेन और 1871 के आल्सेस लॉरेन के मिलाए जाने की प्रक्रियाओं में बड़ा अंतर था। 17वीं शताब्दी की तुलना में 1871 का युग बिल्कुल बदल चुका था। इस बीच यूरोप में कई घटनाएं घट चुकी थी और राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत शक्तिशाली बन गई थी। जिस समय 14वें लुई ने आल्सेस लॉरेन को फ्रांस में मिलाया, उस समय जर्मनी नामक कोई राष्ट्र नहीं था। वह राज्यों का एक समूह था जिसको पवित्र रोमन साम्राज्य कहते थे। इस तथाकथित साम्राज्य के भूभाग को छिन्न भिन्न करने का उस जमाने में कोई महत्व नहीं था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद आल्सेस लॉरेन सहित फ्रांस एक सुसंगठित राष्ट्र का रूप ले चुका था। अपनी राष्ट्रीयता तथा एकता के प्रति वे अत्यंत संवेदनशील और जागरूक हो चुका था। यदि उसके एक खंड को किसी तरह का कष्ट होता तो सारा देश उसका सहभागी बनने को तैयार था। जैसा कि एस.बी. फे ने लिखा है, बिस्मार्क ने एक सजीव प्राणी पर आघात किया था। उसका घाव कभी भरने वाला नहीं था। ये एक खुला घाव था जो ऐसा ही बना रहा और 40 वर्षों तक इसके कारण यूरोप की शांति खतरे में पड़ी रही। सुरक्षा की दृष्टि से भी आल्सेस लॉरेन जर्मनी के लिए आवश्यक नहीं था। राइन नदी जर्मनी के लिए उतना ही अच्छा सीमांत था जितना वॉजेस नदी। ये ठीक है कि इन प्रांतों के अधिकांश निवासी जर्मन भाषी थे, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वे अपने को जर्मन समझते थे। जर्मनी भाषी होने के बावजूद अन्य सभी दृष्टियों से वे फ्रांसीसी थे। उनका बहुत बड़ा बहुमत फ्रांस से पृथक किए जाने का प्रबल विरोधी था। जब उनके विरोध की कोई सुनवाई नहीं हुई, तब इन प्रदेशों के बहुत से लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चले और फ्रांस में आकर बस गए। ऐसे ही लोगों में एक व्यक्ति रेमोंड पोइनकारे था जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रपति बना। पोइनकारे जैसे लाखों ऐसे व्यक्ति फ्रांस में थे जो आल्सेस लॉरेन के लिए तड़प रहे थे। पेरिस के एक चौराहे पर स्ट्रासबर्ग और मेंस की प्रतिमाएं काले कपड़े में लपेट कर रखी गई थी ताकि पेरिस के नागरिकों को आल्सेस लॉरेन की याद हमेशा ताज़ी रहे। पृष्ठ 5। बात आल्सेस लॉरेन तक ही सीमित नहीं रही। विजेता के रूप में जर्मनी फ्रांस का घोर राष्ट्रीय अपमान भी किया। जर्मनी के एकीकरण की उपलब्धि का उत्सव बर्लिन में नहीं मनाकर वर्साया में मनाया गया। वर्साया फ्रांस की राष्ट्रीय मान मर्यादा का प्रतीक था। सदियों से यहाँ फ्रांस के राजे महाराजे निवास करते आ रहे थे और यहीं जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। पेरिस के आत्मसमर्पण के 10 दिन पूर्व 18 जनवरी 1871 को वर्साया के राजप्रासाद के शीश महल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के अवसर पर जर्मनी के प्रायः सभी राजा उपस्थित थे। सबों ने मिलकर प्रशा के राजा विलियम प्रथम को एक स्वर से जर्मनी साम्राज्य का सम्राट स्वीकार किया। फ्रांस के लिए ये एक अत्यंत अपमानजनक घटना थी जिसको भूलने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। एक तरफ उसके राष्ट्र का अंग भंग किया गया और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अपमान। आल्सेस लॉरेन को फ्रांस के अंग से काटा जाना एक ऐसे घाव का पैदा किया जाना था जो कभी भरा नहीं जा सकता था। ये घाव फ्रांसीसियों को 1914 तक दर्द देता रहा और जब तक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हराकर फ्रांस में इन प्रांतों को वापस नहीं ले लिया, तब तक उसे चैन नहीं आया। जर्मनी से बदला लेने की फ्रांसीसियों की ये तीव्र भावना, फ्रेंच डिजायर फॉर रिवेंज, प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। बिस्मार्क प्रथम श्रेणी का कूटनीतिज्ञ था। अगर वे जानता कि आल्सेस लॉरेन को मिलाए जाने का परिणाम इतना बुरा होगा तो शायद वे ऐसा कभी नहीं करता।
लेकिन अब जो होना था वे हो चुका था। बिस्मार्क को वर्तमान से अधिक चिंता भविष्य के लिए थी। उसकी कुशलता और प्रभुत्ता से एक नए संयुक्त जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वे अब शिशु साम्राज्य को सजाने संवारने में लग गया। फ्रांस जर्मनी से बदला लेगा, इस बात की चिंता वे कब तक करता, और फिर अब स्थिति भी बदल चुकी थी। 200 वर्षों से जर्मनी एक कमजोर और फ्रांस एक शक्तिशाली देश बना हुआ था। अब वैसी बात नहीं रही। अब फ्रांस ही कमजोर देश था और जर्मनी अति शक्तिशाली राष्ट्र। यूरोप की कूटनीतिक राजधानी अब पेरिस नहीं रह गई थी, उसका स्थान बर्लिन ले चुका था। यूरोपीय राष्ट्रों की मंडली में ऐसे नवीन राज्य का आगमन हो चुका था जिसकी अवहेलना अब नहीं की जा सकती थी। बिस्मार्क की विदेश नीति के लक्ष्य। बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य प्रतिशोध की फ्रांसीसी भावना से जर्मनी की रक्षा करना था। जर्मनी की राष्ट्रीय एकता पूरी करने और जर्मन साम्राज्य की स्थापना का सारा श्रेय बिस्मार्क को था। अपनी इस उपलब्धि को सुदृढ़ बनाना बिस्मार्क अपना सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व समझता था। अब वह इस बात को भलीभांति समझने लगा था कि आल्सेस लॉरेन को फ्रांस से छीनकर उसने एक महान राष्ट्र का अंग भंग किया है और फ्रांस वाले इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा त्यों-त्यों फ्रांस में जर्मनी से प्रतिशोध लेने की भावना बलवती हो जाएगी। अतः 1871 के बाद बिस्मार्क का एकमात्र उद्देश्य ये रह गया कि हर संभव उपाय द्वारा नवजात जर्मन साम्राज्य की रक्षा की जाए। 1871 के बाद वह जर्मनी को एक तृप्त राष्ट्र मानने लगा। जर्मनी की सभी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी थी। अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई थी जिसको लेकर जर्मनी किसी देश के साथ कोई युद्ध करे। वे युद्ध का विरोधी बन गया क्योंकि उसके अनुसार किसी नए युद्ध से जर्मनी का भला नहीं होने वाला था। यदि यूरोप में कोई युद्ध छिड़ जाता है तो जर्मनी को नुकसान ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में जर्मनी के विरोधी एक साथ मिलकर एक गुट बना सकते थे और जर्मनी ने अब तक जो लाभ प्राप्त किए थे उन्हें नष्ट कर सकते थे। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क यूरोपीय शांति का अब प्रबल समर्थक बन गया। 1871 के बाद उसने उसी नीति का अनुसरण किया जिसको प्रिंस मेटरनिख ने 1815 के बाद किया था। मेटरनिख की तरह 1871 के बाद बिस्मार्क यथास्थिति का समर्थक बन गया। यथास्थिति कायम रखने के लिए युद्ध की संभावना से बचना और शांति बनाए रखना परम आवश्यक था। पृष्ठ 6। बिस्मार्क फ्रांस से बहुत डरा हुआ था। उसको ये संदेह होने लगा था कि कहीं फ्रांस बदला लेने के लिए युद्ध न छेड़ दे और इसके लिए अन्य राज्यों से मित्रता न कर ले। इस स्थिति में बिस्मार्क ने अपनी सारी कूटनीतिक पटुता और राजनैतिक दूरदर्शिता जर्मनी की उपलब्धियों को स्थायी बनाने के लिए लगा दी। ये लक्ष्य 2 उपायों से पूरा हो सकता था। एक उपाय ये था कि कूटनीतिक दृष्टि से जर्मनी की स्थिति को काफी मजबूत बनाया जाए। इसके लिए ये आवश्यक था कि जर्मनी अपने पड़ोस के देशों के साथ घनिष्ठतम मैत्री संबंध कायम करे और इन देशों से मिलकर फ्रांस के विरुद्ध गुटों की रचना करे। द्वितीयतः अनंत काल तक के लिए फ्रांस को इतना कमजोर बनाए रखा जाए कि प्रतिशोध की भावना कभी कार्यान्वित नहीं हो सके। फ्रांस अकेले जर्मनी की बराबरी नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में अगर उसे जर्मनी से प्रतिशोध लेना है तो अन्य राष्ट्रों की मदद पाना उसके लिए आवश्यक था। अतः बिस्मार्क की नीति ये थी कि यूरोप के देशों को फ्रांस का मित्र बनने से रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस को इस तरह अलग कर दिया जाए कि वे अकेला पड़ जाए और कोई भी देश उसकी सहायता देने को तैयार न हो। दूसरे शब्दों में बिस्मार्क की ये आकांक्षा थी कि यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी की स्थिति बहुत शक्तिशाली रहे और फ्रांस किसी अन्य राज्य का सहयोग न प्राप्त कर सके। इस तरह बिस्मार्क की विदेश नीति के 2 आधार थे, फ्रांस के खिलाफ गुटबंदी करना और फ्रांस को जर्मनी के विरुद्ध गुट कायम करने से रोकना। बिस्मार्क विशेषकर ऑस्ट्रिया और रूस की मैत्री का समर्थक था। वे इटली को भी अपने दल में शामिल करना चाहता था। इन सबों के अतिरिक्त वे ब्रिटेन की शुभकामना का भी इच्छुक था। ब्रिटेन के साथ मैत्री भाव बनाए रखने की उसने भरसक कोशिश की। उसके विचार में ब्रिटेन एक सामुद्रिक शक्ति और जर्मनी एक स्थल शक्ति था। इस कारण इन दोनों के बीच झगड़ा होने का कोई विशेष कारण नहीं था। 3 सम्राटों की संघ, लीग ऑफ द 3 एम्परर्स।
3 सम्राटों के संघ की स्थापना। फ्रांस विरोधी एक गुट की रचना बिस्मार्क के लिए एक चिंता का विषय बन गया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बिस्मार्क रूस को बहुत महत्व देता था। उसकी इच्छा थी कि जर्मनी और रूस के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध कायम हो। प्रशा और रूस के मध्य मित्रता की परंपरा बहुत पुरानी थी। नेपोलियन के विरुद्ध मिलकर युद्ध करने के दिनों से ही दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध रहता आया था। ये संबंध क्रीमिया युद्ध तथा पोलैंड में विद्रोह के अवसरों पर और भी सुदृढ़ हुआ। 1853 का क्रीमिया युद्ध रूस के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की द्वारा लड़ा गया था। उस समय प्रशा में भी रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की गई, लेकिन प्रशा के कुछ राजनीतिज्ञों, जिनमें बिस्मार्क भी प्रमुख था, उसने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि पूर्वीय समस्या ईस्टर्न क्वेश्चन में प्रशा का कोई स्वार्थ निहित नहीं है और इसलिए रूस को दुश्मन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। फलतः क्रीमिया की लड़ाई में प्रशा तटस्थ बना रहा। प्रशा की ये तटस्थता रूस के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, जिसके लिए रूस प्रशा के प्रति कृतज्ञ बना रहा। इसके कुछ वर्षों बाद 1863 में पोलैंड के लोगों ने रूसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोही पोलों की ये आशा थी कि प्रशा से उन्हें कुछ मदद मिलेगी। इस समय बिस्मार्क प्रशा के चांसलर पद पर नियुक्त हो चुका था। वे रूस से घनिष्ठ मैत्री संबंध कायम करना चाहता था। ऐसी हालत में वे पोलैंड के लोगों की मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही पोलैंड में विद्रोह हुआ और रूस की दमनात्मक कार्यवाही शुरू हुई कि बिस्मार्क ने प्रशा और पोलैंड की सीमाओं पर सैनिकों को तैनात कर सीमा को बंद कर दिया ताकि कोई विद्रोही पोलैंड से भाग न निकले। बिस्मार्क की इस कार्यवाही से सरकार बहुत प्रसन्न हुई। पृष्ठ 7। प्रशा के इस मैत्रीपूर्ण आचरण का बदला रूस ने ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध तथा फ्रांसीसी प्रशा युद्ध के अवसरों पर दिया। फ्रांसीसी प्रशा युद्ध काल में रूस ने उदार तटस्थता की नीति अपनाकर तथा ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ सहयोग करने से रोककर प्रशा की बहुमूल्य सहायता की। पेरिस पर घेरा डाले रहने के लंबे महीने बिस्मार्क के लिए चिंता और कठिनाई के दिन थे। उस समय यदि रूस चाहता तो उसे काफी परेशान कर सकता था। रूस की तटस्थता से बिस्मार्क को अपने उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायता मिली। प्रशा को रूस द्वारा की गई सहायता का महत्व समझने में बिस्मार्क ने देर नहीं की। 1856 की पेरिस संधि द्वारा विजेता राष्ट्रों ने रूस पर एक घोर अपमानजनक शर्त लाद दी थी। इस शर्त के अनुसार कृष्ण सागर ब्लैक सी को एक तटस्थ स्थल मान लिया गया और वहां किसी राज्य को जंगी जहाजी बेड़ा या युद्ध सामग्री संग्रह करने का स्थान बनाने का अधिकार नहीं रहा। इस शर्त का मुख्य लक्ष्य रूस की प्रसारवादी नीति पर अंकुश लगाना था। इस कारण रूस बराबर इस मौके की ताक में था कि किसी तरह इस शर्त को समाप्त किया जाए। फ्रांसीसी प्रशा युद्ध के समय में रूस को ये अवसर मिल गया। सारे यूरोप का ध्यान फ्रांसीसी प्रशा युद्ध पर केंद्रित था। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर रूस ने पेरिस संधि की कृष्ण सागर संबंधी धाराओं को अमान्य घोषित करके वहां अपने जंगी जहाजों का प्रवेश करा दिया। बिस्मार्क ने रूस की इस कार्यवाही को अपनी अविलंब सहमति प्रदान कर दी। इस कारण रूसी नेता बिस्मार्क से बहुत प्रसन्न थे। इन सब बातों के अतिरिक्त रूस और जर्मनी के बीच मैत्री का ये वातावरण एक और कारण से दृढ़ हो रहा था। रूस का सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय जर्मन सम्राट विलियम प्रथम का भांजा था और दोनों के व्यक्तिगत संबंध बड़े ही घनिष्ठ थे। जून 1871 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय राजकीय यात्रा पर बर्लिन आया और उसकी इस यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों का संबंध और भी सुदृढ़ हुआ। इस प्रकार रूस और प्रशा के बीच मैत्री की भावना एक परंपरा के रूप में चली आ रही थी। इसी तरह ऑस्ट्रिया के साथ भी बिस्मार्क दृढ़ तथा मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना चाहता था। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का जो युद्ध हुआ था उसके बहुत दिन नहीं हुए थे। 1866 की सेडेवा की हार ऑस्ट्रिया के लोग भूले नहीं थे, लेकिन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच की इस खाई को भरना चाहता था। अतः सेडेवा युद्ध के तुरंत बाद वे ऑस्ट्रिया की सद्भावना प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। अब कोई ऐसा कारण नहीं था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखें।
जिस समय ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पीट रही थी, उस समय प्रशा के कुछ सैनिक अधिकारियों ने वियना पर आक्रमण करने के लिए बिस्मार्क पर दबाव डाला, लेकिन बिस्मार्क ने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया। वे व्यर्थ ही ऑस्ट्रिया को अपमानित करना नहीं चाहता था। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को भविष्य में एक घनिष्ठ मित्र राज्य बनाना था। ऑस्ट्रिया युद्ध में हार तो अवश्य गया था, लेकिन वे एकदम शक्तिहीन नहीं हो गया था। उसके पास वे सारे साधन मौजूद थे जिनसे समय पाकर वे पुनः एक शक्तिशाली राज्य बन सकता था। अतएव बिस्मार्क ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रिया को विमुख नहीं होने दिया जाए तथा उसकी मित्रता और सदिच्छा प्राप्त की जाए। उधर ऑस्ट्रिया भी 1866 की घटनाओं को वस्तु स्थिति मानकर बिस्मार्क द्वारा स्थापित नई व्यवस्था को मानने को तैयार था। इस स्थिति में 1871 के ग्रीष्म में बिस्मार्क के प्रयास से जर्मन सम्राट विलियम प्रथम ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से ऑस्ट्रिया में मुलाकात की। इसके कुछ ही दिनों बाद ऑस्ट्रिया के विदेश विभाग में एक परिवर्तन हुआ। विदेश मंत्री काउंट व्यूस्ट, जिसके मन में बिस्मार्क के लिए कभी भी अच्छे भाव नहीं थे, अपने पद से हट गया। उसकी जगह पर काउंट जूलियस एंड्रेसी की नियुक्ति हुई। एंड्रेसी बिस्मार्क का पुराना दोस्त था। उसकी भी इच्छा थी कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहे और दोनों में प्रांगण मंत्री संबंध कायम हो। पृष्ठ 8। अतएव अप्रैल 1872 में उसने प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रिया के सम्राट भी एक बार बर्लिन की यात्रा करें। जब रूस के जार ने फ्रांसिस जोसेफ की इस प्रस्तावित यात्रा की खबर सुनी तो उसने भी बर्लिन जाने की इच्छा प्रकट की। अलेक्जेंडर ये नहीं चाहता था कि जिस समय ऑस्ट्रिया और प्रशा के सम्राट आपस में विचार विमर्श करते रहें, उसे अलग छोड़ दिया जाए। उसने ये संकेत दिया कि तीनों सम्राटों को मिलने से यूरोप की शांति को स्थायित्व मिलेगा और फ्रांस का खतरा भी टलेगा। लेकिन अलेक्जेंडर के इस सुझाव ने बिस्मार्क को एक उलझनपूर्ण स्थिति में डाल दिया। फ्रांसीसी जोसेफ पर इस सुझाव की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस बात को सोचकर बिस्मार्क की परेशानी बढ़ गई। उधर जार को भी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता था, लेकिन ये परेशानी शीघ्र ही दूर हो गई। ऑस्ट्रिया की सम्राट ने अपनी सहमति दे दी। ये निश्चय किया गया कि तीनों सम्राट अपने विदेश मंत्रियों के साथ सितंबर 1872 में बर्लिन में मिले। जब दोनों सम्राट निश्चित समय पर बर्लिन आए तो विलियम ने उनका शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर शान शौकत के अभूतपूर्व प्रदर्शन किए गए। तदुपरांत तीनों सम्राटों की आपसी बातचीत शुरू हुई। तीनों सम्राटों के समक्ष कई सामान्य समस्याएं थी। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्रीय व्यवस्था पर भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः तीनों सम्राटों ने मिलकर इस खतरनाक विचारधारा का सामना करने का निश्चय किया। इस तरह तीन सम्राटों के संघ द लीग ऑफ द थ्री एम्परर्स की स्थापना हुई। ये समझौता कोई लिखित समझौता नहीं था और न इसके द्वारा किसी ने कोई दायित्व ही स्वीकार किया था। ये केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर समझौता था, जिसके द्वारा तीनों सम्राट 1871 की प्रादेशिक व्यवस्था को कायम रखने, निकट पूर्वीय समस्या का तीनों साम्राज्य को मान्य समाधान ढूंढ निकालने और अपने देश में क्रांतिकारी समाजवाद का दमन करने पर राजी हुए थे। इसके अतिरिक्त पारस्परिक सद्भावना का जो वातावरण उत्पन्न हुआ वे महत्वपूर्ण था। कहने को तो ये संघ केवल समाजवाद के विरुद्ध था, लेकिन इसके और भी राजनैतिक महत्व थे। इस समझौते का ये अर्थ भी था, ऑस्ट्रिया सेडवा की पराजय भूल गया और उसने जर्मनी की नई राजनीतिक परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। यूरोपीय कूटनीति में बिस्मार्क की ये बड़ी सफलता थी। एक तरह से ये 1815 के पवित्र संघ होली अलायंस की पुनर्स्थापना थी। जिस प्रकार उस समय ये तीनों राज्य फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए संगठित हुए थे, उसी प्रकार इस समय वे समाजवादी आंदोलन के विरुद्ध संगठित हुए। इस संघ ने तत्काल के लिए कूटनीति में फ्रांस को एकदम पृथक कर दिया। कुल मिलाकर ये भेंट बिस्मार्क की कूटनीति की बहुत बड़ी विजय थी। इस समय के यूरोप का वह श्रेष्ठतम राजनीतिज्ञ था। यूरोप की स्थिति और समस्या को समझने, पड़ोसी देशों के राजनीतिक हित जानने तथा उन हितों के आधार पर सौदा पटाने में ये अद्वितीय था।
फलतः बिस्मार्क 3 सम्राटों के संघ का नेता बन गया। उसने संघ के प्रभाव का उपयोग यूरोपीय देशों में शांति बनाए रखने तथा फ्रांस पर अंकुश लगाए रखने के लिए किया और इस लक्ष्य की पूर्ति में उसे तत्काल पूरी सफलता मिली। तीनों सम्राटों का ये समझौता आगे चलकर और भी मजबूत हुआ। 1873 में सम्राट विलियम बिस्मार्क के साथ रूस गया। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस और जर्मनी के बीच एक गुप्त सैन्य संधि हुई, जिसके अनुसार रूस तथा जर्मनी ने किसी यूरोपीय युद्ध की स्थिति में 2 लाख सैनिकों से एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। इसी वर्ष जार अलेक्जेंडर भी वियना गया। वह रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य एक समझौता द्वारा ये तय हुआ कि ऐसे प्रश्नों पर जिनमें उनके हित टकराते हों वे आपस में सलाह मशविरा करेंगे। ये भी निश्चय किया गया कि यदि किसी अन्य यूरोपीय शक्ति ने कोई आक्रामक कार्यवाही की जिससे यूरोप की शांति खतरे में पड़ जाए तो वे अन्य किसी राष्ट्र के साथ संधि या सहयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था भी की गई कि यदि इस समझौते के फलस्वरूप सैनिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी तो एक विशेष सैनिक सम्मेलन करके उसका प्रबंध किया जाएगा। इस समझौते की एक प्रति जर्मन सम्राट विलियम के पास भेजा गया। उसने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार तथाकथित 3 सम्राटों का संघ मजबूत होने लगा। पृष्ठ 9। 3 सम्राटों के संघ की दुर्बलता। किंतु ये त्रिदलीय मैत्री अधिक दिनों तक कायम न रह सकी और शीघ्र ही इसकी आंतरिक दुर्बलता प्रकट हो गई। फ्रांस, जैसा हम आगे देखेंगे, बड़ी आश्चर्यजनक तेजी से उन्नति कर रहा था, जिसे देखकर बिस्मार्क को चिंता होने लगी थी। उसने युद्ध के हर्जाने की एक भारी रकम फ्रांस पर लाद दी थी और उसको आशा थी कि उसके कारण फ्रांस एक पीढ़ी तक खड़ा न हो सकेगा, परंतु वे सारी रकम उसने 2 वर्ष में ही अदा कर दी। इसके अतिरिक्त वहां राज्य सत्तावादियों का जोर बढ़ रहा था, सेना का पुनर्संगठन हो रहा था और कुछ सैनिकवादी युद्ध तथा प्रतिशोध की बातें करने लगे थे। ये देखकर कुछ जर्मन अफसर इसके पहले कि फ्रांस अपनी पूर्व शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके प्रतिकारात्मक युद्ध प्रिवेंटिव वॉर की सलाह देने लगे थे। ये तो मालूम नहीं होता कि बिस्मार्क उनसे सहमत था, परंतु उसे ये विश्वास था कि समाचार पत्रों में युद्ध की आशंका की बातों से फ्रांस में डर बैठ जाएगा और प्रतिशोध की भावना दब जाएगी। समाचार पत्रों में युद्ध की तत्कालिक आशंका पर लेख निकलने लगे। 15 अप्रैल 1875 को बर्लिन पोस्टेट नामक समाचार पत्र में युद्ध की संभावना नामक शीर्षक वाला एक स्पष्ट प्रेरित लेख निकला, परंतु इस बार बिस्मार्क गलती कर गया और फ्रेंच प्रधानमंत्री देकाज ने उसे कूटनीति के खेल में पछाड़ दिया। 4 मई को लंदन के टाइम्स पत्र के पेरिस में स्थित संवाददाता से भेंट करते हुए उसने बतलाया कि जर्मनी फ्रांस से 10 अरब फ्रैंक 40 करोड़ पौंड 20 किस्तों में वसूल करके उसे चूसना और इसकी अदायगी तक फ्रांस के पूर्वी प्रदेशों में जर्मन सेना रखना चाहता था। इसी प्रकार के समाचार सेंट पीटर्सबर्ग में अलेक्जेंडर के पास भी पहुंचे और महारानी विक्टोरिया को भी जर्मनी से उसकी कन्याओं ने इसी आशय के निजी पत्र भेजे। विक्टोरिया ने जार को अपने प्रभाव से युद्ध रोकने का प्रयत्न करने के लिए लिखा और जून में स्वयं सम्राट विलियम को अपनी मध्यस्थता का सुझाव देते हुए एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। जार अलेक्जेंडर स्वयं अपने विदेश मंत्री गोरचेकोव के साथ बर्लिन पहुंचा। विलियम ने विक्टोरिया को पत्र लिखकर युद्ध की खबर को निराधार बतलाया और उसे शांति का आश्वासन दिया। युद्ध की आशंका तो मिट गई, परंतु इस घटना ने यह बतला दिया कि प्रत्येक दशा में जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध रूस की सहानुभूति और समर्थन पर निर्भर नहीं कर सकता था। 3 सम्राटों के संघ को दुर्बल बनाने में रूसी मंत्री गोरचेकोव का दंभ सबसे प्रमुख तत्व सिद्ध हुआ। गोरचेकोव एक दंभी व्यक्ति था और किसी भी तरह वे अपने को बिस्मार्क से कम मानने को तैयार नहीं था। उसका झुकाव फ्रांस की ओर था। वे विदेशों से भेजे गए रूसी प्रतिनिधियों के जर्मन विरोधी रिपोर्टों को बड़े चाव से पढ़ता था। कुछ अन्य बातों को लेकर बिस्मार्क से उसका प्रत्यक्ष विरोध हो गया। गोरचेकोव की इन सारी गतिविधियों से बिस्मार्क का संशयित होना स्वाभाविक था। उसे भय हुआ कि कहीं गोरचेकोव जर्मनी के विरुद्ध रूसी सम्राट का कान न भरना शुरू कर दे। इससे 3 सम्राटों के संघ की सुदृढ़ता पर व्याघात पड़ता।
इसलिए उसने राडोविस को रूस में जर्मनी का नया राजदूत नियुक्त किया और उसे आदेश दिया कि वे गोरचेकोव को बिस्मार्क के विचारों से प्रभाव उत्पादक ढंग से अवगत करावे। इस पर गोरचेकोव ने कुछ अफवाहें फैला दी कि राडोविस को सेंट पीटर्सबर्ग सौदेबाजी करने के लिए भेजा गया है कि पूर्व में रूस को स्वच्छंद छोड़ देने के बदले वे फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी को स्वच्छंद छोड़ दे। पृष्ठ 10। इसी समय फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के प्रतीकारात्मक युद्ध की अफवाह फैली और गोरचेकोव को साथ लेकर जार अलेक्जेंडर बर्लिन आया। गोरचेकोव ने जार पर दबाव डाला कि वे जर्मन अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट कर दे कि रूस किसी भी हालत में फ्रांस को जर्मनी द्वारा कुचल दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। इसके उपरांत गोरचेकोव ने बर्लिन में बड़े ठाठ से ये घोषणा भी कर दी कि अब युद्ध का खतरा टल गया है। इस घोषणा से गोरचेकोव की अहमान्यता तो अवश्य पूरी हुई, परंतु इस पर बिस्मार्क बड़ा कुपित हुआ, क्योंकि गोरचेकोव ने इस वक्तव्य से ये ध्वनि निकलती थी कि जर्मनी की सचमुच प्रतीकारात्मक युद्ध करने का इरादा था और रूस ने इस युद्ध को छिड़ने से रोक दिया है। बिस्मार्क बराबर इस बात को इनकार करता रहा कि उसका युद्ध करने का कभी भी इरादा था। इस घटना से जर्मनी और रूस का संबंध काफी खराब हो गया। यद्यपि 3 सम्राटों का संघ अब भी कायम था तथा विलियम और अलेक्जेंडर अभी भी व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के परम मित्र थे, लेकिन जर्मनी और रूस का आपसी संबंध तो निश्चय ही बिगड़ गया। बिस्मार्क ने ऐसा अनुभव किया कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसी समय से वे ऑस्ट्रिया से घनिष्ठतम संबंध कायम करने का प्रयास करने लगा। बर्लिन सम्मेलन और 3 सम्राटों का संघ। 3 सम्राटों के संघ में दरार पैदा होने के कुछ और भी कारण थे। प्रायद्वीप और तुर्की के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया तथा रूस के बीच घोर मतभेद था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि बाल्कान प्रायद्वीप उसका प्रभाव क्षेत्र रहे तथा तुर्की की सत्ता किसी तरह कायम रहे। इसके विपरीत रूस बाल्कान प्रायद्वीप पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। साथ ही वे तुर्की साम्राज्य के विनाश के लिए भी उत्सुक था। ये प्रश्न ऐसे थे जिन पर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता था। 1825 में इस क्षेत्र में एक नया संकट उत्पन्न हुआ और रूस तथा ऑस्ट्रिया अपनी पुरानी प्रतिद्वंदिता को लेकर आमने सामने आ गए। बिस्मार्क के लिए एक बड़ा ही कठिन प्रश्न पैदा हो गया, लेकिन एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचने में उसे देर भी न लगी। वे भलीभांति जानता था कि पूर्वीय समस्या 3 सम्राटों के संघ की सबसे बड़ी कमजोरी है और रूस को किसी तरह समझाया बुझाया नहीं जा सकता है। अतएव इस प्रश्न पर उसने ऑस्ट्रिया का पक्ष लेना शुरू किया। इसी बीच पूर्वीय समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। संकट का प्रारंभ बुल्गारिया को लेकर हुआ। तुर्की शासन के खिलाफ बुल्गारिया में एक विद्रोह हुआ। तुर्की की सरकार ने इस विद्रोह का कठोरता से दमन किया। बुल्गर लोगों पर घोर अत्याचार किए गए। रूस ने तुरंत बुल्गारिया के अपने स्लाव बंधुओं का पक्ष लिया और 1877 में तुर्की पर आक्रमण कर दिया। तुर्की रूसी फौज का मुकाबला नहीं कर सका। वे बुरी तरह पराजित हुआ और रूस ने उस पर सन स्टीफानो की संधि आरोपित कर दी। सन स्टीफानो की संधि के विरुद्ध ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यदि वे संधि स्वीकार कर ली जाती तो बाल्कान प्रायद्वीप में रूस का प्रभाव पूरी तरह जम जाता। ये स्थिति न तो ऑस्ट्रिया को स्वीकार्य थी और न ब्रिटेन को। अतः इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये मांग रखी कि 1856 की पेरिस संधि द्वारा स्थापित व्यवस्था में अकेले रूस हेरफेर नहीं कर सकता है और संपूर्ण पूर्वीय समस्या पर नए सिरे से विचार करने के लिए संबद्ध यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन हो। सन स्टीफानो की संधि से उत्पन्न स्थिति ने बिस्मार्क को पेशोपेश में डाल दिया। बाल्कान प्रदेशों में जर्मनी का कोई निजी स्वार्थ नहीं था। बिस्मार्क ने एक बार कहा भी था, संपूर्ण पूर्वीय समस्या की कीमत एक पोमेरनियन मछली के कांटे के इतनी भी नहीं है। फुटनोट 2 द होल ईस्टर्न क्वेश्चन वॉज नॉट वर्थ द बोन्स ऑफ अ पोमेरनियन ग्रेंसडायर। नोट कंप्लीटेड। किंतु रूस तथा ऑस्ट्रिया का संबंध टूटने और पूर्वीय संकट के फलस्वरूप एक नए यूरोपीय शक्ति गुट के गठन का खतरा उसकी दृष्टि में बहुत ही गंभीर बात थी।
यूरोपीय सम्मेलन बुलाने की ऑस्ट्रियाई प्रस्तावना की बात भी उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसे सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के इंग्लैंड का साथ देने की संभावना थी। इसके फलस्वरूप रूस फ्रांस के अधिक निकट आ सकता था। यूरोप के इस प्रकार आंग्ल ऑस्ट्रियाई तथा फ्रांसीसी रूस गुटों में विभाजित हो जाने से जर्मनी कठिन एवं खतरनाक स्थिति में पड़ सकता था। यदि ऐसा हुआ तो जर्मनी के समक्ष दो ही विकल्प रह जाएंगे, या तो वे दोनों गुटों के बीच मध्यस्थ का काम करें अथवा आंग्ल ऑस्ट्रियाई गुट का साथ दे। इन दोनों स्थितियों में जर्मनी संकट में पड़ सकता था, गुटबंदी में 3 सम्राटों का संघ खतरे में पड़ सकता था तथा यूरोपीय शांति की बात भी खटाई में पड़ सकती थी। पृष्ठ 11। अनेक प्रयासों के बावजूद बिस्मार्क यूरोपियन सम्मेलन की ऑस्ट्रियाई मांग को टलवा नहीं सका। रूस को झुकना पड़ा और वे सम्मेलन के प्रस्ताव पर राजी हो गया। 1871 में बर्लिन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के प्रारंभ में बिस्मार्क ने घोषित किया कि वे निष्पक्ष दलाल, ऑनेस्ट ब्रोकर की भूमिका का निर्वाह करेगा, अर्थात वे ना तो ऑस्ट्रिया का पक्ष लेगा और ना रूस का। लेकिन जब सम्मेलन शुरू हुआ तो बिस्मार्क ने निश्चय ही ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि एंड्रेसी उसका व्यक्तिगत मित्र था। बिस्मार्क का अधिक समय उसी के साथ बीतता था। रूसी प्रतिनिधि गोरचेकोव इस पर गौर से ध्यान देता रहा। उस पर इस बात की छाप पूरी तरह बैठ गई कि बर्लिन सम्मेलन में बिस्मार्क ने रूस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की काफी मदद की है। फिर भी बर्लिन व्यवस्था से रूस का कम लाभ नहीं हुआ, पर गोरचेकोव को लगा कि केस की सामरिक प्रयत्नों और सफलताओं के समक्ष उसकी उपलब्धियां बहुत कम हैं और इसके लिए उसने बिस्मार्क को जिम्मेदार माना। इस हालत में वे बर्लिन से बिस्मार्क के प्रति अत्यंत कटुतापूर्ण भावना लेकर वापस लौटा। उसका कहना था कि बिस्मार्क ने रूस के साथ घोर विश्वासघात किया है। रूसी समाचार पत्रों में जर्मनी के खिलाफ भयंकर विश्वमन शुरू हुआ। जार अलेक्जेंडर ने रूस स्थित जर्मन राजदूत को बुलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। बिस्मार्क की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उसने कहा कि बिस्मार्क 1870 का अपना वचन भूल गया। एक मित्र का पक्ष लेकर उसने दूसरे मित्र को खो दिया। उसने तत्काल सम्राट विलियम को एक पत्र लिखा जिसमें बिस्मार्क की भूमिका की कटु निंदा करते हुए ये चेतावनी दी कि इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। बिस्मार्क इस बात को अनगल मानता रहा। यद्यपि उसने ऑस्ट्रिया तथा ब्रिटेन का अनेक बातों में समर्थन किया था, पर उसने रूस की भी वास्तविक मदद की थी। लेकिन रूसी नेता इस तथ्य पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप रूस तथा जर्मनी का संबंध बहुत खराब हो गया। बर्लिन सम्मेलन ने इन दोनों देशों के उस सहयोग और सामंजस्य को समाप्त कर दिया जो 3 सम्राटों के संघ का उद्देश्य था। इस प्रकार अल्पकाल में ही 3 सम्राटों के संघ का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों को अपने पक्ष में रखने का बिस्मार्क का प्रयास असफल हो गया। इसका मुख्य कारण था कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को बहुत महत्व देता था और रूस पर उसका कभी पूरा विश्वास नहीं हुआ। ऑस्ट्रो जर्मन संधि और द्विगुट का निर्माण। ऑस्ट्रो जर्मन ड्यूअल अलायंस 1879। संधि की उत्पत्ति। बर्लिन कांग्रेस के बाद रूस और जर्मनी के संबंधों में घोर तनातनी शुरू हुई। दोनों देशों का ये वैमनस्य केवल व्यक्तिगत कटुता अथवा समाचार पत्रों की बौछारों तक ही सीमित नहीं रहा। बर्लिन संधि को लागू करने के लिए कई आयोग स्थापित किए गए थे। इन आयोगों के जर्मन प्रतिनिधि बराबर रूस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते थे। इस कारण रूस नेता बहुत चिढ़ गए। रूस ने अपने शस्त्र अस्त्रों में वृद्धि की नई योजना बनाई और जर्मनी की सीमांतों पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। ये इस बात का संकेत था कि रूस जर्मनी से बेहद नाराज हैं। पृष्ठ 12। रूस के इसी विरोधी रुख ने बिस्मार्क को जर्मनी की स्थिति और अधिक सुरक्षित करने को बाध्य किया और उसने निश्चय किया कि जर्मनी को अधिक से अधिक देशों के साथ संधि करनी चाहिए। अगस्त 1881 में उसने लिखा था कि रूस के साथ अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास की असफलता ने हमें दूसरी शक्तियों के प्रति अधिकाधिक सतर्कता बरतने को बाध्य किया। इस हालत में बिस्मार्क को सर्वप्रथम रूस और ऑस्ट्रिया में जो चुनाव करना था
और कई कारणों से प्रेरित होकर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि करना ही अच्छा समझा। इस निर्णय के कई कारण थे। सर्वप्रथम इसका व्यक्तिगत कारण था। ऑस्ट्रिया का चांसलर काउंट एंड्रेसी बिस्मार्क का पुराना दोस्त था और वे उस पर पूरा भरोसा करता था। 1879 के मध्य में ऐसा प्रतीत होने लगा कि एंड्रासी पद त्याग कर देगा और उसकी जगह पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति होने वाली थी उस पर बिस्मार्क का कम विश्वास था। अतएव बिस्मार्क एंड्रेसी के कार्यकाल में ही ऑस्ट्रिया के साथ एक ठोस संधि कर लेना चाहता था। इसका दूसरा कारण भावनात्मक था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग स्वजातीय थे और जर्मन जाति का भावनात्मक एकीकरण आवश्यक था। इसी समय जर्मनी के प्रति रूस के दृष्टिकोण ने बिस्मार्क को अविलंब एक निर्णय लेने को बाध्य किया। मध्य यूरोप में जर्मनी की स्थिति असुरक्षित थी और जर्मनी के बचाव के लिए किसी महाशक्ति के साथ जर्मनी की गुटबंदी परम आवश्यक थी। बिस्मार्क इटली अथवा इंग्लैंड के साथ मिलकर एक गुट कायम कर सकता था, लेकिन इनके साथ मिलने में उसे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। इटली और इंग्लैंड संसदीय शासन पद्धति वाले देश थे और इस कारण भी बिस्मार्क को उन पर भरोसा नहीं था। उस हालत में ऑस्ट्रिया ही एक ऐसा देश बच जाता था जो बिस्मार्क के उद्देश्य को पूरा करता था। ऑस्ट्रिया के प्रति बिस्मार्क का झुकाव अत्यंत स्वाभाविक था। रूस की नीति की अनिश्चितता, राजमहल के षड्यंत्र आदि बातों ने बिस्मार्क को बाध्य कर दिया कि वे कम से कम फिलहाल के लिए रूस की ओर से अपना मुख मोड़ ले और ऑस्ट्रिया के साथ आबद्ध हो जाए। इसके पश्चात बिस्मार्क ने संधि समझौता के लिए एंड्रेसी से वार्ता प्रारंभ की। कुछ दिनों की वार्ता के उपरांत एंड्रेसी एक रक्षात्मक संधि के लिए तैयार हो गया, पर यह आसान काम नहीं था। सम्राट विलियम प्रथम की सहानुभूति अभी भी पूरी तरह रूस के साथ थी और ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि करके वे रूस को नाराज करने के पक्ष में नहीं था। लेकिन बिस्मार्क के महान व्यक्तिगत से सम्राट को प्रभावित होना पड़ा और बाद में वे भी ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि के लिए राजी हो गया। ऑस्ट्रो जर्मन संधि। बिस्मार्क और एंड्रेसी दोनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रो जर्मन संधि का प्रारूप तैयार किया और 7 अक्टूबर 1879 को दोनों चांसलरों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ये प्रतिज्ञा की कि यदि रूस उनमें से किसी पर भी आक्रमण करे तो दूसरा राज्य आक्रांत देश की सहायता करे। यदि फ्रांस इन दोनों राज्यों में से किसी पर आक्रमण करेगा तो दूसरा राज्य तटस्थ रहेगा, पर यदि फ्रांस द्वारा आक्रमण में रूस उसका सहायक हो तो दूसरा राज्य उसकी सहायता करे। यद्यपि दोनों पक्ष संधि को गुप्त रखने को प्रतिबद्ध हुए, पर व्यवस्था कर दी गई थी कि यदि रूसी शस्त्रीकरण की योजना खतरे की स्थिति को पार करती जान पड़े तो दोनों पक्ष जार को इस बात से अवगत करा देना अपना कर्तव्य समझेंगे कि उनमें से किसी एक पर आक्रमण दोनों पर आक्रमण समझा जाएगा। इस तरह 1879 की ऑस्ट्रो जर्मन संधि के द्वारा यूरोप में एक रक्षात्मक गुट डिफेंसिव अलायंस की स्थापना हुई। ये गुट विशेषतः रूस और कुछ अंशों में फ्रांस के विरुद्ध था। संधि की सभी शर्तें गुप्त रखी गई और 1881 तक उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। प्रारंभ में ये संधि केवल 5 वर्षों के लिए की गई थी। 1883 में इसे 3 साल के लिए फिर दोहराया गया। इसके बाद प्रति 3 साल पर दोनों देश इस संधि को दोहराते रहे और इस प्रकार ये संधि 1918 तक कायम रही। पृष्ठ 13। ऑस्ट्रो जर्मन संधि ने केवल जर्मनी को चिंता से मुक्त नहीं किया, बल्कि ऑस्ट्रिया की स्थिति भी इस संधि से सुरक्षित हो गई। ऑस्ट्रिया को भय था कि बाल्कान समस्या को लेकर रूस के साथ उसका युद्ध हो सकता है, लेकिन जब इस संधि के बाद अगर रूस से उसकी लड़ाई भी होती तो उसे अब जर्मनी की सहायता का भरोसा हो गया था। द्विगुट का महत्व। ऑस्ट्रो जर्मन संधि बिस्मार्क के राजनीतिक जीवन की एक महान उपलब्धि थी। इसके कारण बिस्मार्क की सभी चिंताओं का अंत हो गया। इस संधि के कारण जर्मनी की स्थिति बहुत सुरक्षित हो गई। उसे इस बात का अब भरोसा हो गया कि यदि फ्रांस ने जर्मनी से बदला चुकाने का कभी प्रयास किया तो वे इस विपत्ति का सामना आसानी से कर सकता है। अगर फ्रांस की रूस ने मदद की तो वैसी हालत में जर्मनी को ऑस्ट्रिया की सहायता प्राप्त होगी। इस संधि से ऑस्ट्रिया भी उतना ही संतुष्ट था जितना जर्मनी। फ्रांसीसी जर्मन युद्ध की स्थिति में जर्मनी को मदद देने के लिए ऑस्ट्रिया किसी तरह बाध्य नहीं था।
लेकिन रूस के खिलाफ ऑस्ट्रिया को पूरा आश्वासन मिल गया। ऑस्ट्रिया की सीमाएं सुरक्षित हो गई क्योंकि तत्कालीन यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी उसके साथ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच की ये द्विगुट संधि बिस्मार्क की कूटनीति का एक अद्भुत चमत्कार मानी गई। इसके कारण जर्मनी में उसकी लोकप्रियता बढ़ी तथा सारे यूरोप में उसकी शोहरत फैल गई। बिना युद्ध किए या खून बहाए संपूर्ण जर्मन जाति को एक सूत्र में बांध दिया। बर्लिन स्थित फ्रांसीसी राजदूत के शब्दों में यूरोप में उसकी प्रतिष्ठा और जर्मनी में लोकप्रियता की दृष्टि से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि के समान इतना बड़ा दूसरा काम नहीं किया। प्रथम विश्व युद्ध तक ऑस्ट्रो जर्मन संधि बिस्मार्क की कूटनीति का महती सफलता मानी जाती रही, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ लोगों में बिस्मार्क की इस सफलता पर संदेह होने लगा, क्योंकि इस संधि के कारण जर्मनी आंख मूंद कर ऑस्ट्रिया का समर्थन करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध के कई कारण उत्पन्न हुए। बाद में इन कारणों से कई लोगों ने इस संधि को बिस्मार्क की महान भूल बतलाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया से संधि करके बिस्मार्क ने रूस की ओर से विमुख होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण फ्रांस और रूस के बीच संधि अवश्यंभावी हो गई। ऑस्ट्रो जर्मन संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठाधार को तैयार किया, लेकिन बिस्मार्क पर यह दोषारोपण पूर्णतया सत्य नहीं है। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी की जो संधि हुई उसका स्वरूप रक्षात्मक था, और बाद में यदि उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो उसका दायित्व बिस्मार्क का न होकर उसके उत्तराधिकारी पर था। यदि बिस्मार्क अपने पद पर बना रहता तो ये संभव था कि वे ऑस्ट्रिया की आकांक्षा पर अंकुश लगाए रहता और रूस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रत्यक्ष टक्कर को होने से रोकता। इसलिए यदि ऑस्ट्रो जर्मन संधि में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की तो इसके लिए बिस्मार्क की दोषी ठहराना गलत है। इस प्रकार का कोई भी उत्तरदायित्व उसके उत्तराधिकारियों के माथे ही मढ़ा जा सकता है। ऑस्ट्रो जर्मन संधि के संबंध में ये भी समझना भूल है कि बिस्मार्क का उद्देश्य रूसी मित्रता का सदा सर्वदा के लिए परित्याग कर देना था। ऑस्ट्रिया से संधि करने के बाद भी बिस्मार्क की इच्छा थी कि बर्लिन और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच संबंध कायम रहे, और इस दिशा में वह सदैव प्रयत्नशील रहा तथा बाद में उसने सफलता भी हासिल की। पृष्ठ 14। इस प्रकार ऑस्ट्रो जर्मन संधि को लेकर बिस्मार्क के पक्ष तथा विपक्ष में कई तर्क उपस्थित किए जाते थे। इस वाद विवाद में पड़े बिना हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस द्विगुट संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के कई मौलिक कारणों को उत्पन्न किया, भले ही उसके लिए बिस्मार्क जिम्मेवार नहीं हो। द्विगुट के निर्माण ने यूरोप में एक अनिश्चित कूटनीतिक वातावरण को तैयार किया और यूरोप के राष्ट्र अपनी सुरक्षा को खतरा में पड़ा मानने लगे। जब तक बिस्मार्क के हाथों में जर्मनी की नीति के संचालन का भार रहा, तब तक ये भय सीमित रहा। लेकिन बिस्मार्क के पतन के बाद जर्मनी के अन्य पड़ोसी राष्ट्र काफी भयभीत हो गए और वे द्विगुट के खिलाफ अपना अलग गुट बनाने लगे। इस स्थिति में यूरोपीय शांति को असुरक्षित बना दिया। चूंकि ऐसी स्थिति का जन्मदाता बिस्मार्क था, इसलिए इस हद तक हम उसको जिम्मेवार मान सकते हैं। 3 सम्राटों के संघ की पुनर्स्थापना। बर्लिन की संधि। ये समझ लेना सर्वथा गलत होगा कि ऑस्ट्रो जर्मन संधि से रूस और जर्मन का संबंध सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का वरण अंतिम नहीं था, तथा ये आरोप भी गलत है कि बिस्मार्क ने जानबूझकर बर्लिन तथा सेंट पीटर्सबर्ग के बीच की मिलाने वाली कड़ी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वस्तुतः बात यह थी कि बिस्मार्क किसी भी हालत में रूस को सदा के लिए विमुख करना नहीं चाहता था। उसे फ्रांस से भय था। यदि रूस जर्मनी से अलग हो जाता तो फ्रांस के साथ उसकी दोस्ती हो जाने की संभावना थी। तब इस हालत में जर्मनी को 2 सीमाओं पर युद्ध करना पड़ता। बिस्मार्क ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता था। अतएव बिस्मार्क पुनः बर्लिन तथा सेंट पीटर्सबर्ग के बीच की कड़ी को जोड़ने का प्रयास करने लगा। इसके उपयुक्त अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया। ये बात ठीक है कि बर्लिन सम्मेलन के बाद 3 सम्राटों का संघ ढीला पड़ गया था, लेकिन अभी इसका विधिवत अंत नहीं हुआ था। रूस में कुछ ऐसे लोग भी थे जो जर्मनी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते थे। 1881 में ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और इसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर
तृतीय ऑस्ट्रिया से नया झगड़ा मोड़ लेने की जगह अपने राज्य में विद्रोह दमन के लिए अधिक चिंतित था। इसके अतिरिक्त बहुत दिनों से रूस की आंखें बाल्कन की तरफ लगी हुई थी और बिना जर्मनी और ऑस्ट्रिया की मदद के इन आकांक्षाओं की पूर्ति असंभव थी। उधर बिस्मार्क भी रूस के साथ अच्छा संबंध चाहता था। उसे भय था कि रूस फ्रांस के साथ न मिल जाए। अतः वे 3 सम्राटों के संघ को फिर से कायम करना चाहता था। ऑस्ट्रिया भी रूस के साथ भरसक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता था। ऐसी स्थिति में तीनों राज्यों के बीच एक संधि का होना आश्चर्यजनक बात नहीं थी। अतः जून 1881 में जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच बर्लिन के एक संधि हुई। ये संधि बिल्कुल गुप्त थी और बहुत दिनों तक दुनिया को इसका पता नहीं था। संधि की व्यवस्थाएं। अन्य बातों के अतिरिक्त बर्लिन की इस संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रतिबंध होने वाले देशों, हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में यदि कोई देश का किसी चौथे देश के साथ युद्ध होता है तो अन्य 2 उसके प्रति उदारतापूर्ण तटस्थ रखेंगे तथा युद्ध को स्थानीय बनाए रखने का पूरा यत्न करेंगे। इसका मतलब ये था कि यदि जर्मनी का फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया का इटली के साथ, रूस का तुर्की के साथ युद्ध हो तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस पर पीछे से किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण का भय नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त संधि की शर्तों द्वारा ये भी तय हुआ कि बर्लिन सम्मेलन 1878 द्वारा बाल्कान प्रायद्वीप में जो फैसले हुए थे, रूस उनका उल्लंघन नहीं करेगा। तुर्की के विषय में यदि कोई समस्या भविष्य में उत्पन्न हो तो तीनों राज्य आपस में मिलकर उसका फैसला करेंगे। पृष्ठ 15। संधि का महत्व। 1881 की बर्लिन संधि बिस्मार्क की कूटनीति की दूसरी महान उपलब्धि थी। इससे 3 सम्राटों का संघ केवल पुनर्जीवित ही नहीं हुआ बल्कि अब एक संधि के रूप में बदल गया। इससे बिस्मार्क के यूरोप में शांति बनाए रखने के महान उद्देश्य की भी पूर्ति हुई तथा बाल्कान प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया तथा रूस के बीच कलह कुछ समय के लिए रुक गया। इस संधि के द्वारा बिना शब्दों में व्यक्त किए ही ऑस्ट्रिया और रूस दोनों के प्रभावित क्षेत्रों के मध्य विभाजन रेखा सी खींच दी गई, जिस पर दोनों की सहमति थी। बिस्मार्क ये ठीक नहीं मानता था कि बाल्कन प्रायद्वीप में रूस तथा ऑस्ट्रिया के प्रभाव क्षेत्रों की विभाजन रेखा स्वीकार करना ही उस क्षेत्र की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका था। त्रिगुट की स्थापना। ट्रिपल अलायंस। त्रिगुट की उत्पत्ति। 3 सम्राटों के संघ को कायम कर लेने से ही बिस्मार्क संतुष्ट नहीं हुआ। केवल ऑस्ट्रिया और रूस का समर्थन प्राप्त करके उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। फिर रूस पर ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं था। जर्मनी की रक्षा के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे नवीन पद्धति का सूत्रपात करना चाहता था जिससे जर्मनी को किसी भी कोने से कोई खतरा नहीं रहे। ऑस्ट्रिया और रूस उसके मित्र राज्य थे। पड़ोस में एक इटली बच रहा था। बिस्मार्क उसे भी अपने गुट में शामिल कर लेना चाहता था। यदि इटली बिस्मार्क के गुट में शामिल हो गया तो फ्रांस और भी अकेला पड़ जाएगा और जर्मनी से बदला लेने का उसका सारा स्वप्न टूट जाएगा। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को मिलाकर जिस त्रिगुट ट्रिपल अलायंस की स्थापना हुई, उसका यही उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में फ्रांस और इटली दोनों ही उत्तरी अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार का प्रयत्न कर रहे थे। दोनों की आंखें ट्यूनिस पर लगी हुई थी। बिस्मार्क फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार जमाने के लिए उत्साहित करने लगा। कहा जाता है कि उसने फ्रांस को ये सोचकर उत्साहित किया कि इससे इटली में इतना रोष पैदा होगा कि इटली की सरकार फ्रांस विरोधी जर्मनी के गुट में शीघ्र ही शामिल हो जाएगी। लेकिन संभवतः बिस्मार्क का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये सत्य है कि उसने फ्रांस को ट्यूनीशिया पर अधिकार जमाने के लिए प्रोत्साहित किया, पर इसका उद्देश्य दूसरा था। वे फ्रांस की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करके उसकी सद्भावना प्राप्त करना चाहता था। बिस्मार्क का ख्याल था कि यदि फ्रांस का ध्यान उपनिवेश स्थापना की ओर केंद्रित कर दिया जाए तो वे 1870 की पराजय को भूल सकता है। वह आशा करता था कि फ्रांसीसी ऑल्सेस लॉरेन पर पुनर्अधिकार करने की तैयारी में अपनी शक्ति तथा साधनों को लगाए रखने के बदले उनका उपयोग उत्तरी अफ्रीका और चीन में करेंगे। वह जरूर चाहता था कि फ्रांस और इटली एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाएं, पर इसका उद्देश्य इटली को अपने गुट में शामिल करना नहीं था।
त्रिगुट में शामिल होने की पहल इटली ने स्वयं की थी। स्वयं बिस्मार्क इटली को अपने गले में बांधने के लिए उत्सुक नहीं था। 1882 के प्रारंभ में स्वयं इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्विगुट में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बिस्मार्क को इटली पर कोई भरोसा नहीं था। 1880 में ही इटली के संबंध में उसने कहा था, इटली से यदि कुछ चाहते हैं तो उसके पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके वादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ज्यों ही उस पर अमल करना उसके हितों के लिए जरूरी नहीं रह जाएगा, त्यों ही उसे वह तोड़ने लगेगा। इटली के संबंध में बिस्मार्क की अच्छी धारणा नहीं थी। इसका प्रमाण हमें उसके कई अन्य टिप्पणियों में भी मिलता है। वे इटली की नीति की उस अस्थिर स्वरूप, बचकानी, अहमवादिता तथा दंभपूर्ण प्रकृति से भलीभांति परिचित था, जो किसी भी सहयोगी देश को कठिनाई में डाल सकती थी। इसके अतिरिक्त इटली की संसदीय शासन पद्धति पर उसको एकदम भरोसा नहीं था। पृष्ठ 16। बाद में बिस्मार्क की इस धारणा में कुछ परिवर्तन हुए और वे इटली के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लगा। जर्मनी और इटली के बीच कोई विवाद नहीं था, पर ऑस्ट्रिया के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अतः बिस्मार्क ने सुझाव दिया कि इटली के साथ संधि की शर्तें ऑस्ट्रिया तय करे। इटली ने इस पर कुछ आपत्ति उठाई। इस पर बिस्मार्क बर्लिन स्थिति इटालवी राजदूत को स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि हमारे तक पहुंचने के दरवाजे की चाबी वियना में ही खोजनी होगी। इस स्थिति में ऑस्ट्रिया और इटली में वार्ताएं शुरू हुईं और संधि का एक मसवदा तैयार हो गया। 20 मई 1882 को इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में ये संधि त्रिगुट संधि, ट्रिपल अलायंस के नाम से प्रसिद्ध हुई। संधि का विश्लेषण। संधि की प्रस्तावना के अनुसार यूरोपीय शांति को सुदृढ़ करना तथा राजतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करना त्रिगुट संधि के उद्देश्य थे। ये एक विशुद्ध रक्षात्मक संधि थी, जिसको बिस्मार्क हमारा शांति का संगठन, आर लीग ऑफ पीस कहा करता था। संधि के अनुसार हस्ताक्षरकारी पक्षों ने पारस्परिक मित्रता तथा शांति का संकल्प करते हुए ये वादा किया कि वे ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो उनमें से किसी एक के विरुद्ध अभिप्रेरित हो। समय समय पर उठने वाले सामान्य आर्थिक तथा राजनीतिक हितों के प्रश्न पर विचार विनिमय करने का संकल्प तथा एक दूसरे को समर्थन देने का वादा भी किया गया। संधि की दूसरी धारा में संभावित फ्रांसीसी आक्रमण का प्रश्न था। यदि फ्रांस इटली पर अकारण हमला करे तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया अपनी पूरी ताकत से उसकी सहायता करेंगे। इसी तरह यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करे तो इटली जर्मनी की सहायता में आएगा। दूसरे शब्दों में संभावित फ्रांसीसी आक्रमण की स्थिति में ऑस्ट्रिया का दायित्व इटली तक सीमित था, पर इटली और जर्मनी के दायित्व पारस्परिक थे। संधि की तीसरी धारा में फ्रांसीसी रूसी गठबंधन के खतरा के विरुद्ध व्यवस्था की गई थी। यह निश्चित किया गया कि यदि कोई अन्य दो राज्य अर्थात फ्रांस और रूस त्रिगुट संधि में सम्मिलित किसी भी राज्य पर आक्रमण करे तो वे तीनों मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। प्रारंभ में ये संधि 5 वर्ष के लिए की गई, लेकिन समय समय पर इसको दोहराया जाता रहा। इस प्रकार 1915 तक ये संधि कायम रही। संधि की शर्तें गुप्त रखी गई। त्रिगुट संधि का होना बिस्मार्क की कूटनीति की महान सफलता और यूरोप की कूटनीतिक इतिहास की एक असाधारण घटना थी। हाल तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक दूसरे के घोर शत्रु थे, लेकिन 1882 आते आते वे मित्रता के सूत्र में बंध गए। इसके अतिरिक्त इस संधि से तीनों पक्षों को लाभ हुए। जर्मनी की स्थिति अब बहुत सुरक्षित हो गई। फ्रांस से उसे अब कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि अगल बगल के सभी देश जर्मनी के मित्र थे। बिस्मार्क को ये विश्वास था कि इटली फ्रांस के साथ गठबंधन नहीं करेगा। इससे पेरिस में उन तत्वों का हौसला पस्त होगा जो प्रतिशोध की भावना से जल रहे थे। पर यदि फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर ही दिया तो उसे दूसरी ओर इटली का मुकाबला भी करना होगा। यदि ऐसे युद्ध में रूस ने फ्रांस का साथ दिया तो जर्मनी के लिए ये महत्व की बात होगी कि ऑस्ट्रिया को अपनी सेना का कोई भाग दक्षिणी सीमांत पर इटली के विरुद्ध रखने की जरूरत नहीं होगी और वे पूरी ताकत के साथ रूस का मुकाबला करेगा। इससे जर्मनी पर रूसी प्रहार का भार कुछ कम होगा।
इटली की सामरिक शक्ति पर बिस्मार्क को विशेष भरोसा नहीं था, फिर भी उसका कहना था कि हमारा उद्देश्य ऑस्ट्रिया की सेना को दूसरे मोर्चे के लिए बचाना है, न कि इटली से सेना प्राप्त करना। पृष्ठ 17। इन लाभों के अतिरिक्त जर्मनी को एक दूसरा लाभ ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस बिल्कुल अकेला पड़ गया। ऐसी हालत में यदि कोई छोटा राज्य फ्रांस की सहायता भी करता तो जर्मनी को कोई चिंता नहीं थी। त्रिगुट संधि से ऑस्ट्रिया को ये लाभ हुआ कि बाल्कान समस्या को लेकर उस पर आक्रमण होने की स्थिति में उसे अपने दक्षिणी सीमांत पर इटली के खिलाफ सेना भेजने की आवश्यकता नहीं रही। अब वह अपनी सारी शक्ति रूस के विरुद्ध या बाल्कान क्षेत्र में लगा सकता था। इटली कई लाभों से प्रेरित होकर इस संधि में शामिल हुआ था। वे यूरोप की शक्ति राजनीति पावर पॉलिटिक्स में अपनी स्थिति मजबूत करके एक महाशक्ति का स्थान प्राप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसे अभी भी ये भय था कि फ्रांस का समर्थन पाकर पोप अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त करने का प्रयास न करे। शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य के साथ मैत्री संधि करने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और अब वह महाशक्ति कहलाने का दावादार हो गया। उसकी लड़खड़ाती हुई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को एक नया बल मिला तथा पोप या फ्रांस के आक्रमणों के भय भी लगभग समाप्त हो गया। इनके बदले इटली ने जो दायित्व अपने ऊपर लिए वे बहुत भारी नहीं थे। त्रिगुट संधि का स्वरूप, जैसा कि हम कहते हैं, पूर्णतया रक्षात्मक था, पर इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध में ये बात नहीं कही जा सकती है। इन दोनों ने बाद में इसे अपने आक्रामक उद्देश्यों की सिद्धि का साधन बनाना चाहा, लेकिन बिस्मार्क ने कभी भी जर्मनी के हित में फ्रांस के विरुद्ध आक्रामक कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं चाहा। फ्रांसीसियों को इसका विश्वास दिलाना सहज नहीं था। इसकी शर्तें गुप्त रखी गई थी, इसलिए फ्रांसीसी इसे हमेशा शक की निगाह से देखते थे। संधि की गोपनीयता तथा उससे उत्पन्न अतिरंजित शंकाओं का फ्रांस एवं जर्मनी के संबंधों को कटुतर बनाने में मुख्य हाथ रहा। इस संधि को इटली अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम बनाना चाहता था, लेकिन कठिनाई ये थी कि इटली के साम्राज्यवादी हित केवल फ्रांस से ही नहीं वरन ऑस्ट्रिया के हित से भी टकराते थे। इस कारण इटली बहुत दिनों तक त्रिगुट का वफादार सदस्य नहीं रह सका। आगे चलकर वह त्रिगुट से निकल गया। वास्तव में इस संधि का कारण इटली का फ्रांस के प्रति क्रोध था, जर्मन तथा ऑस्ट्रिया के प्रति सद्भावना नहीं। जर्मन रूस पुनर्आश्वासन संधि, द री इंश्योरेंस ट्रीटी। हम कह चुके हैं कि 1881 ईस्वी में बर्लिन में रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी, जिसके आधार पर 3 सम्राटों के संघ को फिर से जीवित किया गया था। लेकिन इस संधि के साथ अनेक कठिनाइयां थी। 3 सम्राटों का संघ और 1879 की ऑस्ट्रो जर्मन संधि का एक साथ निभना कठिन था। इसके अतिरिक्त बाल्कान प्रायद्वीप के संबंध में रूस और ऑस्ट्रिया के हितों में इतना विरोध था कि जर्मनी के लिए उन दोनों शक्तिशाली राज्यों में संतोषजनक संबंध स्थापित कराते रहना संभव नहीं था। बाल्कान समस्याओं से अपने को अलग रखना ऑस्ट्रिया के लिए असंभव था। जार को ऑस्ट्रिया पर कभी नहीं दूर होने वाला घोर अविश्वास था। इस अविश्वास को उसके सलाहकार और भी बदमूल कर रहे थे। यही कारण है कि 1881 के बर्लिन संधि को 1887 में जार ने दोहराने से इनकार कर दिया और 3 सम्राटों के संघ को समाप्ति हो गई। किसी तरह 1881 की संधि पुनः कायम हो जाए, इसके लिए बिस्मार्क ने लाखों यत्न किए, लेकिन जार अपनी जिद पर अड़ा रहा। पृष्ठ 18। बिस्मार्क नहीं चाहता था कि 1881 की त्रिदलीय समझौते को यूं ही चूल्हे में फेंक दिया जाए, पर जब उसने ये देखा कि जार का ऑस्ट्रिया के प्रति अविश्वास किसी भी तरह दूर होने वाला नहीं है, तो उसने निर्णय किया कि वे ऑस्ट्रिया के अनावश्यक आक्रामक नीति के कारण रूस से अपने संबंध नहीं बिगड़ने देगा। इन्हीं दिनों बुलाजे आंदोलन के चलते फ्रांस और जर्मनी का संबंध बहुत बिगड़ गया था और अफवाह भी जोरों से फैल रही थी कि फ्रांस और रूस में एक संधि के लिए वार्ताएं शुरू हो गई हैं। इन सब बातों ने बिस्मार्क को बड़े पेशो पेश में डाल दिया। वे रूस को छोड़ना नहीं चाहता था। अतः जब रूस ने ये प्रस्ताव रखा कि
ऑस्ट्रिया को बिना शामिल किए ही जर्मनी और रूस एक पृथक संधि करे तो बिस्मार्क इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। 1887 में ऑस्ट्रिया से छिपाकर जर्मनी और रूस के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसको पुनर्आश्वासन संधि, री इंश्योरेंस ट्रिटी कहते हैं। इस संधि के अनुसार रूस और जर्मनी के बीच ये तय हुआ कि यदि उनमें से कोई एक किसी तीसरे देश से युद्ध में फंस जाए तो दूसरा पक्ष उस युद्ध में तटस्थ रहेगा तथा युद्ध के स्थानीयकरण के हेतु पूरा प्रयत्न करेगा। ये रक्षात्मक व्यवस्था बिस्मार्क की दृष्टि में सर्वथा संतोषजनक थी। फ्रांस पर आक्रमण करने का जर्मनी का कोई इरादा नहीं था। यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करता है तो उसके लिए 1879 के ऑस्ट्रो जर्मन संधि की शर्तों के अनुसार ऑस्ट्रिया की तटस्थता से उसका दक्षिणी सीमांत सुरक्षित था। पुनर्आश्वासन संधि से अब रूस की तटस्थता के फलस्वरूप जर्मनी की पूर्वी सीमा की सुरक्षा की भी गारंटी मिल गई। संधि की शर्तों के मुताबिक जर्मनी ने ये वादा किया कि वे बाल्कान प्रायद्वीप में रूस के हितों का विरोध नहीं करेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ये आश्वासन भी दिया कि बाल्कान प्रायद्वीप की स्थिति में बिना पारस्परिक सहमति के वे कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये भी माना गया है कि यदि रूस अपने साम्राज्य के हितों में कृष्ण सागर के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए कोई कदम उठाना आवश्यक समझते तो जर्मनी उसके प्रति तटस्थ रहेगा तथा रूस को अपना नैतिक और राजनैतिक समर्थन प्रदान करेगा। इस युग की अन्य संधियों की तरह इस संधि की शर्तें भी गुप्त रखी गई। रोमानिया के साथ संधि। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति की बदौलत त्रिगुट का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इससे उसका काम नहीं चल रहा था। वे रोमानिया को भी अपने गुट में शामिल कर लेना चाहता था। अतएव बिस्मार्क के प्रयास से पहले रोमानिया और ऑस्ट्रिया के बीच 30 अक्टूबर 1888 को एक संधि हुई। इसके द्वारा रोमानिया त्रिगुट का समर्थक हो गया। संधि के अनुसार तय हुआ कि यदि किसी हस्ताक्षरकारी पर दूसरे राज्य ने रूस ने आक्रमण किया तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। यद्यपि संधि की किसी धारा में रूस के नाम का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन दूसरे राज्य द्वारा आक्रमण से रूस की ओर ही संकेत था। संधि की शर्त पूर्णतया गुप्त रखी गई थी। उसी दिन जर्मनी भी इस संधि में शामिल हो गया। वह संधि प्रथम विश्व युद्ध तक कायम रही। फ्रांस के साथ संबंध। बिस्मार्क की कूटनीति ने फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकदम अकेला कर दिया। उसको स्पष्टतः पता चल गया कि जर्मनी से बदला लेना आसान नहीं है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने पर भी फ्रांस अल्सेस लॉरेन को कभी नहीं भूला। अगले वर्षों में बिस्मार्क यही प्रयास करता रहा कि फ्रांस किसी तरह इस घटना को भूल जाए। इसके लिए वे फ्रांस का ध्यान अल्सेस लॉरेन से खींचकर औपनिवेशिक विस्तार की ओर लगाना चाहता था, जिससे फ्रांस को खोए हुए प्रांतों के विषय में सोचने का मौका नहीं मिले। उसने कई बार फ्रांस को आश्वासन दिया कि यदि वे ट्यूनिस पर अधिकार जमाना चाहता था तो इस काम में जर्मनी उसका हर तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है। अन्य औपनिवेशिक बातों पर भी उसने फ्रांस का समर्थन करने का वचन दिया। इतना होने पर भी फ्रांस के लोग अल्सेस लॉरेन को नहीं भूले। पृष्ठ 19। बुलांजे आंदोलन। 1886 के बाद फ्रांस में जर्मन विरोधी भावना अत्यंत उग्र हो गई और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन की जड़ में बुलांजे नामक एक सैनिक अफसर था। जनवरी 1866 में वे युद्ध मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। बुलांजे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो फ्रांसीसी गणराज्य का अंत कर स्वयं तानाशाह बनना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काम करने लगा। पहले तो उसने सेना को प्रसन्न करके अपने पक्ष में करना चाहा, फिर जर्मनी के विरुद्ध जनता की भावना को उभार कर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। वे बराबर कहा करता था कि अल्सेस लॉरेन में वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रांसीसी जनता बहुत पहले से जर्मनी से बदला लेने के लिए उतावली हो रही थी। जब जनरल बुलांजे खुले तौर पर प्रतिशोध की बात करने लगा तो बहुत से व्यक्ति उसके कट्टर समर्थक हो गए। 1888 में जब फेरी मंत्रिमंडल का पतन हो गया तो बुलांजे को एक प्रांतीय सेना का सेनापति बना दिया गया। एक दिन वे बिना छुट्टी लिए ही पेरिस लौट आया। इस पर सरकार ने उसे पदच्युत कर दिया। इसके बाद वे प्रतिनिधि सभा की कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और 5 महीने में कई बार निर्वाचित भी हो गया।
गणतंत्र के लिए एक महान संकट उपस्थित हो गया। यदि इस समय वे नेपोलियन की तरह सत्ता हस्तगत करने का यत्न करता तो सफल हो जाता, लेकिन वे डरपोक था। सरकार ने उस पर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का अभियोग लगाया और कुछ दिनों के बाद उसने आत्महत्या कर ली। बुलांजे के इस अभ्युदय से फ्रांस और जर्मनी का संबंध बहुत खराब हो गया। युद्ध मंत्री की हैसियत से बुलांजे ने ये आदेश दिया कि पूर्वी सीमा पर अधिक से अधिक सेना रखी जाए और इसके लिए बड़े बड़े बैरक बनने लगे। इस पर बिस्मार्क के कान खड़े हुए और उसने भी पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ी को तैनात कर दिया। इसको लेकर 1886 के अंत में ऐसा प्रतीत होने लगा कि दोनों देशों के बीच पुनः लड़ाई छिड़ जाएगी, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। बिस्मार्क को इन सारी घटनाओं की जानकारी होती रही और वे इसको लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। अतएव जर्मनी की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसने रिहस्टॉक से 1887 में एक कानून पास करवाकर जर्मनी की सेना की संख्या को दुगनी करा दिया। पेरिस में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अगले वर्ष वहां भी बजट में सेना पर बहुत अधिक खर्च करने का निश्चय किया गया। सैनिक खर्च में इस तरह की वृद्धि हो रही थी कि इसको लेकर 1888 में पुनः दोनों देशों में एक दूसरे के विरुद्ध भावना काफी बढ़ गई और लगने लगा कि दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा। चन्नाबेल कांड। इसी समय एक चन्नाबेल कांड लेकर भी दोनों देशों का संबंध खराब हुआ। चन्नाबेल एक फ्रांसीसी पुलिस अफसर था। 20 अप्रैल 1887 को जर्मनी की भूमि पर उसे कैद कर लिया गया और उस पर ये आरोप लगाया गया कि वह जासूसी का काम कर रहा था। फ्रांस के लोगों ने कहा कि उसे धोखे से जर्मन सीमा के अंदर ले जाया गया था और जानबूझकर उसको फंसाने के लिए जर्मन सीमांत के अधिकारियों ने ऐसा किया था। दोनों देशों में इस कांड को लेकर काफी हल्ला मचा। जब बिस्मार्क को इस बात का पता चला कि चन्नाबेल ने जर्मन अधिकारियों के आमंत्रण पर सीमा पार किया था, तो उसने उसे तुरंत मुक्त कराने की आज्ञा दे दी। बुलांजे आंदोलन और चन्नाबेल कांड से जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई तो नहीं हो सकी, पर इन घटनाओं ने फ्रांस और रूस के बीच संधि का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी समय से फ्रांस और रूस के बीच मेल मिलाप की बात चलने लगी। बिस्मार्क की विदेश नीति की समीक्षा। बिस्मार्क का पतन। सम्राट विलियम प्रथम की मृत्यु 1888 में हुई। उसके मरने के बाद विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट हुआ। विलियम की उम्र उस समय केवल 29 वर्ष की थी। अनुभवहीन होने पर भी वे बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वे राज्य के संपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था। बिस्मार्क जैसे व्यक्ति के लिए वे असहाय था। उसने क्रुद्ध होकर अपना त्यागपत्र दे दिया। विलियम ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। राज्य रूपी जहाज का वे महासंचालक, जो वर्षों से इस जहाज को आंधी और तूफान से बचाकर चलता आ रहा था, अंत में विलियम के द्वारा हटा दिया गया। यह घटना जर्मनी के लिए अच्छी नहीं थी। विलियम ने बिस्मार्क के त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए कहा भी था, ईश्वर की इच्छा के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता है। पृष्ठ 20। जर्मनी के हित के लिए बिस्मार्क से जो कुछ हो सकता था उसने वह किया। उसके विचार में नवीन जर्मनी को सबसे बड़ा खतरा फ्रांस से था। बिस्मार्क की कूटनीति ने फ्रांस को असहाय बना दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस बिल्कुल अकेला पड़ गया। अपने त्यागपत्र देने से पहले उसने यूरोप में गुटबंदी का जाल सा बिछा दिया था और इस जाल में इटली, ऑस्ट्रिया और रूस तीनों फंस चुके थे। इतनी गुटबंदी के बाद अगर ऑस्ट्रिया जर्मनी पर चढ़ाई करता तो रूस की तटस्थता उसके पक्ष में थी। अगर जर्मनी पर रूस आक्रमण करता तो उसे ऑस्ट्रिया की तटस्थता प्राप्त थी। इसी तरह यदि जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध होता तो जर्मनी को इटली की सहायता प्राप्त थी, और अगर रूस तथा फ्रांस मिलकर जर्मनी पर आक्रमण करते तो जर्मनी को इटली तथा ऑस्ट्रिया की संयुक्त सहायता प्राप्त होती। जर्मनी को अब किसी यूरोपीय शक्ति की परवाह नहीं थी। फ्रांस असहाय हो चुका था। यूरोपीय राजनीति में अब उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया था। बिस्मार्क की कूटनीति से यूरोप का नेता अब जर्मनी था। वे यूरोप के 5 शक्तिशाली राष्ट्रों ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तथा इटली को कठपुतली की तरह सफलतापूर्वक नचाया करता था। विलियम प्रथम के शब्दों में बिस्मार्क एक बाजीगर था जो एक ही साथ 5 गेंदों रूस, ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, इटली तथा ब्रिटेन को आकाश में उछालता रहता था। त्रिगुट में अंतर्विरोध। बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रारंभ किया। उसमें अनेक कमजोरियां थीं। अनेक कठपुतलियों को एक साथ नचाना एक कठिन और जटिल काम था। बिस्मार्क ही ऐसा बाजीगर था जो इस जटिल कार्य को सरलता और सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि बिस्मार्क की नीति के फलस्वरूप फ्रांस कुछ दिनों के लिए यूरोपीय राजनीति में असहाय हो गया और उसके लिए अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना असंभव सा हो गया। बिस्मार्क की नीति से यूरोपीय शांति और यथास्थिति जिसको वे बनाए रखना चाहता था कायम रही। लेकिन ये समझ लेना सर्वथा गलत होगा कि ये शांति और यथास्थिति बिस्मार्क की गुटबंदी पद्धति के कारण कायम रही। बिस्मार्क के कार्यकाल में शांति एकमात्र इसी कारण बनी रही कि उसने इसका प्रबल समर्थन किया। बिस्मार्क जब तक जर्मन का चांसलर रहा तब तक वे यूरोपीय शांति का जबरदस्त समर्थन करता रहा और उसने अपनी सारी राजनीतिक कुशलता इस शांति को कायम रखने में लगा दी। ये कहना एक बहुत बड़ा भ्रम होगा कि गुटबंदी से यूरोपीय शांति कायम रही। राष्ट्रों की गुटबंदी से न आज तक भी विश्व में शांति रही है और न भविष्य में कभी रह सकती है। और बिस्मार्क की गुटबंदी पद्धति से शांति की आशा करना तो केवल अपने को भ्रम में रखना है, क्योंकि वे परस्पर विरोधी हितों से पूर्ण थी। बिस्मार्क के गुट में ऑस्ट्रिया, रूस और इटली थे। इन तीनों राज्यों के हित एक दूसरे से टकराते थे और उनमें परस्पर समन्वय एकदम असंभव था। ऑस्ट्रिया और रूस के लिए एक गुट में रहना एकदम कठिन था, कारण इन दोनों के हित और स्वार्थ बाल्कान प्रायद्वीप में टकराते थे और वे हित एक दूसरे के इतने विरोधी थे कि इन पर इन दोनों राज्यों में कभी मेल नहीं हो सकता था। इसी तरह ऑस्ट्रिया और इटली को भी एक गुट में रखना असंभव कार्य था। यद्यपि फ्रांस के विद्वेष से इटली त्रिगुट में शामिल हो गया, पर वस्तुतः ऑस्ट्रिया के साथ उसका हित विरोध बहुत अधिक था। खासकर एड्रियाटिक सागर के तट पर इटली और ऑस्ट्रिया के स्वार्थों में गहरा विरोध था। इसलिए इटली कभी भी त्रिगुट का वफादार सदस्य नहीं रहा। यही हालत रूस की भी थी। ये कहना कि रूस ऑस्ट्रिया से घृणा करता था कोई अतिरंजित नहीं होगा। रूस ज्यों-ज्यों बाल्कान प्रायद्वीप में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को बढ़ते हुए देखता था, त्यों-त्यों उसकी चिंता बढ़ती थी और वे किसी ऐसे मित्र की तलाश में था जो ऑस्ट्रिया के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में उसकी मदद कर सके। ऐसा मित्र फ्रांस ही हो सकता था और यही कारण है कि बिस्मार्क के कार्यकाल में ही रूस फ्रांस की तरह झुकने लगा था। पृष्ठ 21। ब्रिटेन की उपेक्षा। बिस्मार्क की गुटबंदी पद्धति के और अवगुण थे। इसकी नींव त्रिगुट तो कमजोर थी ही। इस पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसमें ब्रिटेन के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। ऐसे राष्ट्र द्वारा बढ़ाई गई दोस्ती के हाथ को स्वीकार करने से बिस्मार्क ने इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन से दोस्ती करने का अर्थ था रूस को अप्रसन्न करना। जमाने से रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के शत्रु थे। अरसे से रूस बाल्कान प्रायद्वीप में प्रवेश करने की आकांक्षा पाल रहा था और इसी तरह तुर्की साम्राज्य का नाश कर भूमध्य सागर पर आधिपत्य स्थापित कर ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने का मंसूबा बांध रहा था। ब्रिटेन रूस की इस नीति से बहुत संशयित था। ऐसी स्थिति में अगर बिस्मार्क ब्रिटेन से मिल जाता तो रूस जर्मनी का साथ न देता। बिस्मार्क के लिए रूस की मित्रता जितनी मूल्यवान थी उतनी ब्रिटेन की नहीं, क्योंकि रूस पड़ोसी राज्य था और जर्मनी पर आसानी से चढ़ाई कर सकता था। अतः ब्रिटेन के बदले रूस को अपनाना जर्मनी के लिए कोई गलत नीति नहीं थी। पर इस तर्क से ब्रिटेन को बिस्मार्क की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में स्थान नहीं देने को ठीक नहीं साबित किया जा सकता है। जिस नीति से एक दूसरे के शत्रु ऑस्ट्रिया और रूस एक गुट से सदस्य हो सकते थे, उसी नीति से एक दूसरे के शत्रु रूस और ब्रिटेन भी एक गुट के सदस्य हो सकते थे। ये बिस्मार्क की गलती थी कि उसने ब्रिटेन को अपने पक्ष में नहीं मिलाया। यद्यपि ब्रिटेन को बिस्मार्क अपने गुट का सदस्य नहीं बना सका, तथापि उसने जी जान से ये कोशिश की कि ब्रिटेन और जर्मनी का संबंध अच्छा बना रहे और बिस्मार्क के पदत्याग के बहुत दिनों बाद तक भी आंग्ल जर्मन संबंध अच्छा रहा। लेकिन ये भी सत्य है कि ब्रिटेन बिस्मार्क की गुटबंदी प्रथा से भीतर ही भीतर काफी भयभीत हो रहा था
उस समय ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदासीनता की नीति अपनाए हुए था। बिस्मार्क की गुटबंदी प्रथा से ब्रिटेन को खतरा पहुंचने की संभावना थी। अतः ब्रिटेन में उदासीनता की नीति को परित्याग करने की बात चल पड़ी। कुछ दिनों के बाद ब्रिटेन ने इस नीति का परित्याग कर दिया और जब जर्मन की गुटबंदी काफी खतरनाक हो गई तो उसके विरुद्ध ब्रिटेन ने भी एक गुट का निर्माण किया। अतएव बिस्मार्क पर यह दोषारोपण किया जा सकता है कि उसने अपनी नीति से ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ गुट कायम करने के लिए बाध्य किया। यही बात फ्रांस के साथ भी लागू हो सकती है। फ्रांस को 1871 में पराजित करने के बाद बिस्मार्क को दो में से कोई एक काम करना चाहिए था। फ्रांस को या तो इस बात पर किसी तरह राजी करा लेना चाहिए था कि वे 1871 की बातों को भूल जाए और जर्मनी से बदला लेने की इच्छा का परित्याग कर दे, लेकिन ये कुछ कठिन काम था और फ्रांस अपने राष्ट्रीय अपमान को आसानी से नहीं भूल सकता था। बिस्मार्क का दूसरा काम ये हो सकता था कि फ्रांस को सैन्य शक्ति की दृष्टि से इतना कमजोर बना देता जिससे फ्रांस को जर्मनी से बदला लेने की कभी हिम्मत ही नहीं होती। पर बिस्मार्क इन दोनों में एक भी काम नहीं कर सका। इसके विपरीत फ्रांस के खिलाफ गुट कायम करके उसने फ्रांस को बाध्य किया कि वे भी दुनिया में अपने लिए मित्र ढूंढे। नवीन पद्धति। इस प्रकार बिस्मार्क अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक कठिन और जटिल समस्या छोड़ गया। उसने जिस अंतर्राष्ट्रीय नीति का आरंभ किया था उसका संचालन स्वयं वही कर सकता था। विलियम द्वितीय जैसा अनुभवहीन व्यक्ति उस नीति का संचालन करने में अयोग्य और असमर्थ था। इसके लिए बिस्मार्क भी कम जिम्मेवार नहीं था। उसने यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी नवीन पद्धति का सूत्रपात किया जो कूटनीतिक इतिहास के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। पहले भी गुट बना करते थे, परंतु उसका निर्माण युद्धकाल में होता था और वे युद्ध के लिए तथा प्रायः युद्धकाल तक ही रहते थे। परंतु बिस्मार्क ने शांतिकाल में युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने के लिए तथा आत्मरक्षा के लिए गुट बनाने की प्रथा शुरू की। उसने ऑस्ट्रिया से मिलकर द्विगुट का निर्माण किया और इसमें इटली को शामिल करके उसे त्रिगुट का रूप दिया। पृष्ठ 22। रूस को भी उसने वर्षों तक 3 सम्राटों के संघ में शामिल रखा। इन संधियों के अतिरिक्त उसने यूरोप में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 1881 में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तथा 1883 में ऑस्ट्रिया और रोमानिया के बीच भी संधियां करवाई। वे इंग्लैंड को भी अपने गुट में शामिल करना चाहता था। इसमें उसे सफलता तो नहीं मिली, परंतु उसने इंग्लैंड के साथ अच्छा संबंध रखा। 1887 में उसने प्रोत्साहन देकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा इटली के बीच भूमध्य सागर में यथास्थिति कायम रखने तथा अन्य शक्तियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए समझौते करवाए। इस प्रकार उसने विभिन्न राज्यों से संधियां एवं समझौते करके जर्मनी के लिए एक बड़ी पेचीदी रक्षात्मक व्यवस्था की। इस व्यवस्था में बड़े पेंच, अंतर्विरोध और कमजोरियां थी। इसके अतिरिक्त जैसा हम देख चुके हैं, बिस्मार्क की ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अत्यंत पेचीदी थी। बिस्मार्क तो उसे संभाले रहा, परंतु उसके बाद वे कायम न रह सकी। यद्यपि ये व्यवस्था शांति के लिए कायम की गई थी और इससे कुछ समय के लिए शांति स्थापित भी रही, तो भी अंत में उसने यूरोप को 2 सशस्त्र शिविरों में विभक्त कर दिया और ये अनिवार्य कर दिया कि भावी युद्ध एक साधारण स्थानीय युद्ध न होकर एक यूरोपीय युद्ध हो। अध्याय 1 समाप्त। पृष्ठ 23।